जय हिंद साथियों। बोर्ड के द्वारा कल शाम को रीट के ऑफिशियल पेपर अपलोड कर दिए गए। उसके बाद कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को लग रहा है। और रही बात कि अगर पेपर हार्ड है तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा होगा तो किस शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा और कितना फायदा वो हो सकता है, क्या किसी को नुकसान भी हो सकता है इससे, सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ अपने इजी साइंस के अंदर जो सीरीज चलती है हमेशा से हम करते आए हैं पिछले 2 सालों से, लास्ट थर्ड ग्रेड में 30 में से 30% देने के बाद जितने भी पेपर होते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाते हैं। न केवल सॉल्यूशन करवाते हैं, आपको हर एक प्रश्न का प्रूफ देकर हम बताते हैं अपने इजी साइंस चैनल पे या अपने कंटेंट में हमने कहाँ ये चीज पढ़ाई थी आपको और किस प्रकार से पूछी गई है। तो चलिए आज अपने रीट के अंदर जो 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, जिसमें शिफ्ट 1 लेवल 1 की शिफ्ट थी, जिसमें 11% साइंस के पूछे गए। 11 में से 11% अपनी इजी साइंस की जो बुक है या हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया था रीट लेवल 1 के लिए स्पेशली नहीं करवाया था, लेकिन लेवल 2 का ही करवाया था। लेकिन कुछ स्पेशल फ्री भी कंटेंट था जिसके अंदर आपने देखा होगा कि 11 में से 11% आपको साइंस में देखने को मिले हैं। रही बात लेवल 2 का, जो अपना स्पेशली ये चैनल डेडिकेटेड है थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली होता है। पहले रीट होती थी तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देते थे, लेकिन थर्ड ग्रेड होने के बाद जैसे अपनी एजी साइंस वाली बुक भी आई है, तो जिसके अंदर हम आपने स्पेशली तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए पूरी बुक है, जिससे संबंधित मैं आपको कंप्लीट हर एक पर्सन का प्रूफ इसी बुक के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी विश्वास हो सके कि आने वाली थर्ड ग्रेड के लिए आपको साइंस का कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, जिसमें से 30 में से 30% आने की पूरी संभावना आपको आगे भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं टेलीग्राम पे आपको हर एक पेपर थर्ड ग्रेड के बाद, जैसे एलडीसी में 40 में से 40% हो, स्टेनोग्राफर में 50 में से 50% हो, इसके अलावा जैसे महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो, जितने भी पेपर हुए हर एक पेपर का प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज हम हर एक पर्सन का जो टोटल 63 क्वेश्चंस है, जिसमें से 61 क्वेश्चन अपने इजी साइंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देने की कोशिश की, वो किस प्रकार से पूछे गए उस पे हम चर्चा करेंगे। लेवल सेकंड और लेवल थर्ड शिफ्ट के अंदर हम बात करें तो वहां पर एक एक पर्सन अपनी कंटेंट से नहीं आया, जो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पर्सन नहीं पूछा गया और उसका क्या रीजन रहा। सबसे पहले लेवल 1 या शिफ्ट 1 के अंदर जो पर्सन आए थे 11%, उन पे हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो को देखना इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी पात्रता पास हो रही है नहीं हो रही, केवल इसलिए मत देखना। आप ये भी देखना कि ये पर्सन आगे आने वाली थर्ड ग्रेड में आपके सामने अगर आ जाता है या इसी ऑप्शनों से अगर पर्सन बना दिया जाता है तो उससे क्या पर्सन बन सकता है और किस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 21 जो जुलाई है 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पे कदम रखना वाले व्यक्ति कौन थे। ये पर्सन, ठीक देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा ही पर्सन क्या रीट में पहले भी पूछा जा चुका है क्या। बिल्कुल, रीट में सेम ऐसा ही पर्सन पहले भी आ चुका है। पिछली बार रीट 2022 की जो शिफ्ट के अंदर, जैसे मैंने भी एग्जाम दिया था, वो 131 नंबर आए थे उस रीट पात्रता वाले में, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले में। जब मैंने भी उसका प्रूफ करवाया था, मैंने कहा था साइंस के अंदर किस प्रकार से मैंने प्रूफ करवा रखा है, वीडियो सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसमें उमर शीट दिखा रखी है मैंने अपनी, क्योंकि उस समय हमारा कंटेंट नहीं होता था। तो मैंने खुद बताया कि मैंने भी एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम कैसा हुआ और रीट में साइंस के पर्सन क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। उस सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि मेरे 29% सही हुए थे, 1% मेरा भी गलत हुआ था। उसमें एग्जाम हॉल में प्रेशर एक अलग होता है, यहाँ सॉल्यूशन कराना अलग होता है। तो मैंने कहा था कि नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर कब गए थे, ये पर्सन सन या डेट ये पूछी जा चुकी है, फिक्स डेट और सन ये पूछी गई थी पिछली बार। पिछली बार रीट 2022 में पर्सन डेट का पूछा गया था, इस बार पूछ लिया कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद, यानी उनके साथ एक व्यक्ति और गए थे, 3 व्यक्ति थे। तो सेकंड व्यक्ति कौन था चंद्रमा पर कदम रखने वाला। सबसे पहले ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं। पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। कौन है ये? यूरी गागरिन वो पहला व्यक्ति है, एक रूसी वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति है यूरी गागरिन। रही बात अमेरिका की तरफ से पहले, या हम कह सकते हैं दूसरी बार, जैसे मान लो नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरी बार कदम किसने रखा, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में दूसरा व्यक्ति कौन था जाने वाला, तो वो है अपने एलन शेफर्ड, अमेरिका के। रही बात तीसरी, कल्पना चावला कौन है। जैसे हाल फिलहाल ही आपने काफी फेमस एक महिला का नाम सुना होगा आपने, जिसमें सुनीता विलियम्स नाम आपने सुना होगा, 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस अपने लौट कर आई है। ठीक उसी प्रकार कल्पना चावला कौन है? कल्पना चावला वो पहली भारतीय महिला है जो अपने कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। और पहला व्यक्ति अपना भारतीय कौन है, वो है राकेश शर्मा। तो ये कुछ नाम है जो अपने एग्जाम में बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। पहला कौन गया था, अमेरिका की तरफ से पहले कौन गए थे, भारतीय महिला कौन थी, भारतीय पुरुष पहले कौन थे। उसी प्रकार यहाँ पूछ लिया गया ये भी एक प्रश्न है कि पहला व्यक्ति कौन था चंद्रमा पे जाने वाला, तो नील आर्मस्ट्रांग। और रही बात कदम की, या सेकंड व्यक्ति हम कह सकते हैं, तो साथ में गए थे लेकिन बाद में अब पता नहीं रियलिटी क्या है, लेकिन ये है एडविन एल्ड्रिन। ये खुद एनसीईआरटी की ही बुक में एक साइड में कॉलम बना रखा है जिसमें डिटेल दे रखी है, एडविन एल्ड्रिन। और अपनी बुक में ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। चंद्रमा की जो अपना सौर मंडल वाला टॉपिक है, जो अपने लेवल 2 में तो हटा दिया गया था, लेकिन थर्ड ग्रेड में लगता है, अपनी बुक थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, तो उसमें बात लिखी गई है 21 जुलाई से वो की वो बात, अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा।
उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरा। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम भी है, डेट भी याद रखना और कौन है व्यक्ति चंद्रमा पे जाने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा। दूसरा प्रश्न अपना पूछा गया निम्न में से कौन सी एक बकरी की अच्छी नस्ल है? हालाँकि आप इसे जीके का भी मान सकते हैं लेकिन अपनी बुक में था और थोड़ा बहुत अपना लास्ट का एक टॉपिक लगता है इसी प्रकार से। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री का थोड़ा-सा पार्ट हमने ऐड कर रखा है, उसमें डेयरी उद्योग में थोड़ी-सी बातें बता रखी थी। बेसिक जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उतनी ही कि गाय की अच्छी नस्लें कौन-सी है, भैंस की नस्लों के बारे में और साथ में बकरी की कुछ नस्लों के बारे में। तो बकरी की नस्ल यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले गाय फेमस है, यहाँ पर बोस इंडिका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा, ये सारी की सारी गाय की कुछ नस्लें हैं और इसके अलावा ये मुर्रा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये मुर्रा ये किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे गिर ये है गाय की नस्ल अपनी ये रही गाय की नस्ल। साहिवाल, साहिवाल भी गाय की नस्ल है लेकिन ये जो जमुनापरी है ये किसकी नस्ल है? ये बकरी की आप देख सकते हैं। एक तो फेमस एक तो ये है जमुनापरी और साथ के साथ इसमें ये कस पश्मीना, कश्मीरी, सिरोही, बाबरी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो ये याद रखना। जमुनापरी जो है ये बकरी की नस्ल है तो सही उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा। अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा आपका जो भी उत्तर है। रही बात नेक्स्ट है, अफ़ीम में कौन-सा एल्किलॉइड नहीं पाया जाता? ये प्रश्न कहाँ से आ गया? देखिए ये प्रश्न अगर आरबीएससी की किताबें एनसीईआरटी के साथ-साथ जो थोड़ा-सा पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं कई बार कहता हूँ एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा बहुत आरबीएससी का भी मैटर देखना चाहिए। एनसीईआरटी में मुझे तो 6 या 10 तक शायद कहीं देखने को नहीं मिला है कंटेंट, लेकिन आरबीएससी का 10th क्लास के अंदर पहला चैप्टर चलता था जिसके अंदर पोषण से संबंधित, कुपोषण इनसे संबंधित चर्चाएँ थी। छोटा-सा चैप्टर था जिसके अंदर नीचे एक छोटा-सा कॉलम था जिसमें अफ़ीम के बारे में दे रखा है। अफ़ीम अफ़ीम में कौन-कौन से एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं? तो अफ़ीम के अंदर देखिए मॉर्फिन है, कोडीन है, पेपेवरिन है, ठीक है? सोम्निफेरिन है, ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं? अफ़ीम में पाए जाते हैं। लेकिन कैफ़ीन है, ये कॉफ़ी में पाया जाता है, अफ़ीम में नहीं पाया जाता। अफ़ीम में क्या नहीं पाया जाता? कैफ़ीन नहीं पाया जाता, ये कॉफ़ी में पाया जाता है। याद रखना ये एल्केलॉइड किसमें होता है? कॉफ़ी में होता है। जैसे चाय में होता है टेनिन, उसी प्रकार कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन। याद रखना नेक्स्ट मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन, पेपेवरिन सारे के सारे मॉर्फिन भी ऑप्शन में है, सोम्निफेरिन भी ऑप्शन में है। देखिए ये रहा सोम्निफेरिन, ये रहा मॉर्फिन, ये रहा कोडीन, निकोटीन भी हो सकता था। पेपेवरिन भी याद रखना क्योंकि इसका नाम है पेपेवर सोम्निफेरम। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है? और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफ़ीम के जो कच्चे फल होते हैं उनसे दूध से प्राप्त करके उनसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर बता दिया। नेक्स्ट है कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने में तीसरे उपसंकुल को प्रायोगिक पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? अब ये लंबा-चौड़ा सा नाम देखकर कई विद्यार्थियों को लग रहा है कि शायद कहाँ से प्रश्न आ गया? क्योंकि 10 तक तो ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। तो विद्यार्थी कहते हैं 6 या 10 तक की साइंस पढ़ लीजिए। मैं खुद मानता हूँ देखिए साइंस से मोस्टली प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। लेकिन कुछ 2-3 प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं जो कई बार इनसे हटकर बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन से पूछ ले जाते हैं। कुछ 11-12 से पूछ ले जाते हैं। उनको भी थोड़ा-सा साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। इसीलिए पूरा सार संग्रह इस ईज़ी साइंस बुक को बनाने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। तो देखिए चारों ऑप्शनों की ओर गौर करते हैं। सबसे पहले है ओडम। कौन है ओडम? फिर है टेंसले, फिर है हेक्कल और है हेबर। सबसे पहले बात करते हैं ओडम। पूरा का पूरा देखिए टॉपिक है अपना इकोलॉजी नाम से अपना टॉपिक है अपनी बुक के अंदर। 3rd ग्रेड में तो नहीं लगता लेवल 2 के अंदर लेकिन लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया है तो थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के जो जनक है वो है ओडम। ओडम है इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके जनक है ओडम। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो आपको बिल्कुल भी देखिए तंत्र वगैरह सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ये सिस्टम समझ में नहीं आता ये जो जितना कितना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये शब्द जो है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें यहाँ पर पूछा गया है ये किसने बताया था? तो ये बताया था टेंसले ने। किसने बताया था? टेंसले। नेक्स्ट है हेक्कल। हेक्कल ने क्या किया? देखिए मैं 2-3 नाम और बताता हूँ आपको एक देखो आप तैयारी कर रहे हैं रीट की। रीट का पेपर आपने दिया है। रीट से याद रखना रीटर, ठीक है? रीट से याद रखना रीट के अंदर आपको थोड़ा-सा इकोलॉजी का प्रश्न इको देखो इसका कोई लॉजिक नहीं था, फिर भी ये प्रश्न आ गया तो याद रखना इकोलॉजी, इको कोई लॉजिक नहीं था, इको कोई लॉजिक नहीं हो, इकोलॉजी। इकोलॉजी के जो फादर है वो है रीटर। इकोलॉजी शब्द किसने दिया तो वो व्यक्ति था अपना हेक्कल। हेक कर दिया इसने इस शब्द को कि पूरी डिटेल बता दी कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो हेक्कल या कल कल से याद रखना कल को आप ये नाम भूल जाओ तो ये नाम मत भूल जाना हेक्कल वाला। तो हेक्कल ने तो इकोलॉजी नाम दिया, लेकिन टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था इसके बारे में यानी प्रश्न भी आ जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द भी किसने दिया तो वो टेंसले ने दिया था। इसका सही उत्तर टेंसले होगा। नेक्स्ट ये सारी जानकारी देखिए यहाँ पर है इकोलॉजी, जनक है रिटर। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति या व्याख्या किसने की? देखिए इकोलॉजी शब्द अलग है, इकोसिस्टम शब्द अलग है। और इनके जनक भी देखिए सिर्फ इकोलॉजी के जनक है रिटर, इकोसिस्टम के जनक है अपने ओडम।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह अपना है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है अपना? बृहस्पति है। सबसे छोटा है बुध। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक भी है। इसके अलावा अन्य जानकारी में कुछ एक बार ऑप्शन देखें तो देखिए, पिछली थर्ड ग्रेड में प्रश्न शनि से आया हुआ है एक बार, कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर तैरता है। शायद थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया था कि सबसे हल्का या मतलब पानी घनत्व के आधार पर प्रश्न आया था शनि। अरुण या वरुण का प्रश्न आए तो अरुण से प्रश्न बनता है अपना नॉर्मली, जैसे कौन सा ऐसा ग्रह है जो मतलब विपरीत चक्कर लगाता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो जितने भी ग्रह होते हैं उसके विपरीत चक्कर लगाने वाले दो ग्रह, एक तो अपना शुक्र ग्रह और एक होता है अरुण। वरुण है सबसे लास्ट वाला ग्रह सौरमंडल में हम कह सकते हैं, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट चलिए आगे प्रश्न की, इसमें सही उत्तर क्या होगा? बृहस्पति ऑप्शन। यह सारे सॉल्यूशन आप नीचे आराम से देख सकते हैं प्रूफ के साथ। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं? चीरने फाड़ने वाले दांत, देखिए दांतों में मनुष्य के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हाल फिलहाल ही पशु परीक्षण के पेपर में प्रश्न आया था, लेकिन उसका उत्तर गलत माना गया था। अभी कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल फाइनल आंसर क्या आएगी, तो उसमें डेफिनिटली आपको 4 प्रकार देखने को मिलेंगे। ना भी नहीं मिले तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं। कई विद्यार्थियों ने याचिका मतलब जो सॉरी ऑब्जेक्शन लगाया था कि उत्तर शायद 4 नहीं माना गया था। कई विद्यार्थियों को मैंने भी प्रूफ भेजा था, एनसीईआरटी में, आरबीएससी में हर जगह लिखा गया है। 4 प्रकार के दांत होते हैं आईसीपीएम। मनुष्य के दांत विषमदंती प्रकार के होते हैं, हेटेरोडोंट। इनसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनसाइजर्स जो आगे के ये दांत है फ्लैट, 4 दांत कह सकता हूँ टोटल। जैसे मान लीजिए 32 में से 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 नीचे। तो ये 4 दांत जो आगे के आपके हैं फ्लैट है। कहते हैं ना कि एक खरगोश का सा दांत दिखावे। तो ये आगे से जो दांत होते हैं फ्लैट होते हैं, हंसते समय जो दिखाई देते हैं अपने, कहते हैं ये काटने के काम आते हैं, चीजों को बाइट करने के लिए। इन्हें दंशक भी कहते हैं, याद रखना दंशक। दंसने वाले जैसे कई जीवों में होते हैं, दंशक भी इन्हीं का नाम है। कर्तनक भी इसे कहते हैं, या इंग्लिश का नाम के साथ जाना इनसाइजर्स। ये काटने के काम आते हैं। दूसरा है केनाइन, जो तीखे दांत है। इनके बाद जैसे मान लो ये फ्लैट है, उसके बाद कुछ ऐसे तीखे दांत है, एक इस साइड है, और 4 दांतों के बाद एक दांत इस साइड है। ऊपर की ओर 2, नीचे की ओर 2, 4 दांत है। इन्हें कहते हैं केनाइन, रदनक दांत। ये है चीरने फाड़ने वाले, स्पेशली मांसाहारियों की पहचान है। लेकिन ये दांत जो होते हैं चीरने फाड़ने के काम आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं चीरने फाड़ने, टीयर करने के लिए, यानी चीजों को चीरने के लिए, चॉप करने के लिए, फाड़ने के लिए क्या काम में आते हैं? तो ये आते हैं रदनक दांत। तो सही उत्तर होगा रदनक। बाकी चर्वणक और अगर चर्वणक दोनों ही दांतों का काम होता है चबाना। भोजन को चबाने के लिए काम आते हैं चर्वणक और अगर चर्वणक। ये काटने के लिए, ये चीरने फाड़ने के लिए। ठीक है, ये सारे देखिए एक सारणी बना रखी है अपने दूसरा तीसरा पेज होगा अपनी बुक का, जिसके अंदर इनसाइजर्स कितने हैं पूरी देखिए सारणी से समझा रखा है। ट्रिक बता रखी है आईसीपीएम, यानी मैंने पीएम को देखा, प्राइम मिनिस्टर को देखा मैंने। आई से इनसाइजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, हिंदी के नाम। फिर ट्रिक, इसका दंत सूत्र क्या होता है? देखिए 21-23 भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दंत सूत्र। अगर दंत सूत्र में आपको एक जबड़े का पूछे कि ऊपरी, जैसे रीट में प्रश्न आया हुआ है ऐसा कि सिर्फ ऊपरी जबड़े में रदनक दांत कितने होते हैं, कर्तनक दांत कितने होते हैं, चलो डिटेल हो जाएगी बहुत ज्यादा, अन्य किसी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर चीरना फाड़ना याद रखना आप। फिलहाल निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण घटक नहीं है? ये भी एक कंफ्यूजन वाला सवाल था कई विद्यार्थियों को। यहाँ पर उत्तर लग रहा था समुदाय, और मैंने बता दिया उद्योग। उद्योग क्यों होगा सुनना इसका। देखिए, जहाँ अपना पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का चैप्टर शुरू होता है, तो वहाँ मैंने कुछ बातें बता रखी है बेसिक, कि जीव क्या है सबसे पहले। जैसे आपको पता होगा कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं तंत्र, तंत्र से पूरा शरीर बना हुआ अपना। ऐसे ही बहुत सारे जो जीव है, शरीर जिनका है, मान लो एक जैसे से दिखने वाले, जैसे मनुष्य मनुष्य एक जैसे से दिख रहे हैं आपको, लेकिन दिखना ही केवल एक जीव को एक हम कह सकते हैं एक जाति नहीं कह सकते हम। जाति कब बनती है जीवों से? तो हम कहते हैं ऐसे जीवों का एक समूह है जो आपस में जनन कर सके और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी जनन कर सके, उसे हम कहते हैं जाति। ये एक ही जाति, जैसे हमारी सबकी जाति एक है, होमो सेपियंस। होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी जाति है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऐसी ही जातियां, अलग अलग जीवों की बहुत सारी जातियां, लगे हम कह सकते हैं कि लगभग पृथ्वी के ऊपर 20 लाख से अधिक स्पीसीज है, जिनमें से बहुत कम ही स्पीसीज यानी सॉरी 20 लाख स्पीसीज तो सिर्फ वैज्ञानिकों ने आज तक खोजी है तो कितनी उसका तो कोई हमें कोई आइडिया ही नहीं है। इतनी सारी जातियां जो है देखिए, और जीवों का जो एक हम कह सकते हैं किसी एक विशेष स्थान पर निवास करने वाले जीवों के समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। एक स्थान विशेष पर कितने जीव रह रहे हैं उसे हम जनसंख्या कहते हैं। आगे देखना, इसी चीज को मैं थोड़ा और आगे लेकर गया हूं, जहां पर डिटेल के साथ मैंने बताया है आपको कि जीव जब अपने आसपास के वातावरण के साथ जब कम्युनिकेट करता है, उनके साथ संबंध बनाता है, तो उससे बनता है समुदाय। जब कोई भी जाति का जीव है, यानी अलग अलग जातियों के जीव निवास कर रहे हैं, जातियों की यह जीव संख्या किसी एक समय निश्चित क्षेत्र पर स्थान विशेष पर विद्यमान हो, उसे समुदाय कहते हैं। यानी इसे इंसान ने नहीं बनाई ये चीजें,
मानव निर्मित नहीं है समुदाय। समुदाय का मतलब वो नहीं है कि हम हमारा जैसे एक समुदाय, हमारा समाज, समाज को समुदाय मत मानना। साइंस के अकॉर्डिंग समुदाय का अर्थ क्या है? बहुत सारी जातियाँ एक स्थान विशेष पर जो निवास कर रही है, उनका पूरा एक ग्रुप है, एक सिस्टम है पूरा, उसे हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। तो और कम्युनिटी से बड़ा होता है जीवोम, अलग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा उद्योग। क्यों होगा? जल मंडल, स्थल मंडल या फिर हम कह सकते हैं अपना एक एक अपना कौन-सा रह गया? जल बन गया, स्थल हो गया और एक हो गया अपना वायुमंडल, सॉरी वायुमंडल। तीनों मंडल जो है, ये जीवमंडल का ही पार्ट है। ये मंडल उससे भी बड़ा पार्ट है और समुदाय आपको बता दिया जीवों या जातियों का एक समूह है। उद्योग जो है ये मानव ने खुद निर्मित किए हैं, इंडस्ट्री वगैरह जो भी है अपनी, ये सारे मानव द्वारा निर्मित एक कह सकते हैं घटक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न ये पूछा गया है, जिसमें प्रश्न में पूछा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डीबी ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि लगभग 80 डेसिबल्स या 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है, वो मानव के लिए हानिकारक है। तो एक हॉस्पिटल के आसपास या अगर हम सहनशीलता की बात कर रहे हैं तो डेफिनिटली सबसे कम वाला ऑप्शन आप चुन लो। भले ही यहाँ पर अगर 30 भी होता ऑप्शन में तो वो ज़्यादा परफेक्ट होने की संभावना थी। क्योंकि इतने नज़दीकी ऑप्शन एग्ज़ामिनर नहीं देगा कि बहुत कम होगी तो अच्छी बात ही है, जितना कम शोर होगा उतना ही फ़ायदा है। लेकिन यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 140 तो बिल्कुल नहीं, जेट विमान थोड़ी उड़ाने में, 105 भी नहीं, कोई डीजे थोड़ी बजाना है, 90 भी नहीं कि आस-पास की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा है, उतना भी नहीं। अपना 65 डेसिबल सबसे कम वाला रखो। तो इसका सही उत्तर 65 डेसिबल होगा, लॉजिकल देख लो। लेकिन लॉजिक के अलावा अगर आप कहोगे सर प्रूफ कहाँ है इसका? तो एक बोर्ड है जिसका नाम है सीपीसीबी। ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये डिसाइड करता है कि कहाँ क्या मतलब अलग-अलग जैसे मान लो ध्वनि प्रदूषण कहाँ हो रहा है तो उसका निर्धारण करेगा कि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी ध्वनि उत्पन्न, क्योंकि वहाँ मतलब बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, आवाज़ आती है ज़्यादा। तो उसके लिए अलग मानक, उद्योगों के लिए अलग मानक निर्धारित कर रखे हैं कि 75 डेसिबल तक आप साउंड उत्पन्न कर सकते हो और रात के समय वो डेसिबल 17 डेसिबल, रात को थोड़ी ध्वनि कम करो कि सब आराम कर रहे हैं। इसी प्रकार वाणिज्य क्षेत्र जितने भी हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो 65 डेसिबल बता रखा है अपना दिन का और रात का है 55 डेसिबल। इसके अलावा सामान्य आवासीय जो क्षेत्र होते हैं नॉर्मल जहाँ लोग अधिकतर रह रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह एरिया नहीं है, वहाँ आप देखोगे तो दिन के समय वो डेसिबल है 55 और रात के समय है 45। सबसे बेस्ट ध्वनि तो 45 की मानी जाती है स्वास्थ्य के अगर अकॉर्डिंग हम देखें, लेकिन यहाँ ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम जाए तो उत्तर 65 डेसिबल सही होगा, जो लगभग आप इसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन-सा सुमेलित कर कर आप बताइए कि उत्तर क्या होगा? सुमेलित करना है, चलो देख कर देते हैं। सुमेलित देखिए वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुपोषण से होने वाला रोग। इसकी मैंने आपको अपनी बुक के अंदर अच्छी-अच्छी ट्रिक बता रखी है काफ़ी सारी, जैसे जीवाणु में जर्नल साइंस में भी पंडित जी का टीका न्यू है। यानी हम जर्नल साइंस जो पढ़ रहे हैं उसमें भी पंडित जी का टीका न्यू है। गोनेरिया, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, अब आप कहोगे मोन चलो अलग बात है, भोजन विषाक्तता, डिप्थीरिया वगैरह है अपना, ये सारे के सारे जो है जीवाणु से होने वाले रोग। तो यहाँ इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको अगर ये नाम-नाम भी आते हैं तो आप इसे ईज़िली पहचान लोगे। प्रश्न के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है तपेदिक, तो ये रहा तपेदिक टिब्बी, जो ये रहा तपेदिक, ये तो जीवाणु से होता है। इसके अलावा मलेरिया, मलेरिया आपने नाम सुना होगा मलेरिया का। मलेरिया का कहीं पूछते ही दिमाग में आता है मादा एनाफिलीज मच्छर, लेकिन वो वाहक होती है, उसके कारण रोग नहीं होता, वो फैलाती है रोग को। कहाँ गया? ये रहा। तो देखिए नेक्स्ट है अपना मलेरिया का, ये रहा। देखो पापा कामपेस होते हैं, ये है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पायरिया हो गया, पा से प्रोटोजोआ, पा से पायरिया, का से कालाजार, मै से मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है ना? यहाँ पर और तो उत्तर कहाँ गया? वो हाँ, ये रहा मलेरिया हो गया। क्वाशियोरकोर, ये रीट पिछली बार भी रीट में कई बार पूछा गया है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशियोरकोर, और एक होता है मेरेस्मस। तो क्वाशियोरकोर हो गया कुपोषण। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स क्या होता है? तो देखिए, चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चिकन पॉक्स छोटी माता को कहते हैं, बड़ी माता को कहते हैं, या चेचक को कहते हैं, या अपना छोटी माता को कहते हैं, किसको कहते हैं? अपना थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, आपको जानकारी हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसका। वेरियोला, वेरिशेला, ये नाम आपने सुने होंगे। चलो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को थोड़ा सा पोएचे, पोएचे से याद रख सकते हो। रे से रेबीज, खसरा, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, रीजन मैं बता चुका हूँ। मुख्यतः आप किसको मानकर चल सकते हो? बैक्टीरिया को। कोरोना, पीलिया, पित्त ज्वर, पीलिया याद रखना वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता। और इसका रीजन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ऑफिशियल जो बोर्ड की वेबसाइट है, जो स्वास्थ्य संगठनों की मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर आप डाटा देखोगे पीलिया को कहाँ माना गया है? वायरस में माना गया है। जीवाणु में हालांकि 11th क्लास के आरबीसी में दे रखा है, लेकिन फिर भी आप पीलिया को जीवाणु जनित की बजाय विषाणु जनित माने, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि अपनी 12वीं क्लास में अगर आप देखो आरबीसी की बुक में
हेपेटाइटिस ए को पीलिया बता रखा है। हालाँकि देखिए पीलिया एक एक रोग नहीं कह सकते पीलिया, पीलिया अपने आप एक कंडीशन है, जो दिखाता है कि किस प्रकार से बिलिरुबिन ज़्यादा बनने के कारण मूत्र के साथ अपना पूरे ब्लड के अंदर पूरा पीला जो बिलिरुबिन वर्णक है वो ज़्यादा फैल चुका है। जैसे आँखें पीली, त्वचा पीली दिखाई दे, मूत्र अधिक पीला हो जाता है। तो ये सिर्फ़ हम कह सकते हैं लेकिन फिर भी रोग के रूप में पूछे पीलिया, तो ये जीवाणु जनित की बजाय आपको विषाणु जनित ही मानना है या पित्त ज्वर पूछे तो भी विषाणु जनित करना है। एड्स इसके अलावा देखो ये रहा अपना क्या गया चेचक। चेचक को कहते हैं अपना याद रखना स्मॉल पॉक्स। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और छोटी माता को हम कहते हैं चिकन पॉक्स। क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स छोटी माता को। तो चेचक जो होता है उसे तो ये ना छोटी से स्मॉल पॉक्स मत कर देना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कौन-सा पूछा गया था अपने से चिकन पॉक्स वैसे तो वायरस का पूछा था तो मिलान कर देना। पॉक्स तो हो गया वायरस वाला, जीवाणु के अंदर आ गया तपेदिक, प्रोटोज़ोआ में आ गया मलेरिया और कुपोषण में आ गया ये। तो देखो पहले का हो गया अपना डी, पहले में डी कहाँ पर है? अगर एक का भी आपको आता है तो इज़िली देखो मिलान वाले में फ़ायदा ये होता है 1-2 का भी पता होता है तो बाकी में तुक्के भी चल सकते हैं। पहले में डी, दूसरे में सी है क्या देखो दूसरे के अंदर क्या? पहले में हो गया डी, कहाँ गया? वायरस जनित रोग, पहले में डी, सॉरी ये ए है पहले में तो यहाँ, ये रहा डी वाला तो ये। पहले में डी, दूसरे में ए, ये रहा। फिर तीसरे में बी, तीसरे में बी ये रहा और चौथे के अंदर आप देख सकते हो सी, चौथे में हो गया सी, क्वासियोकोर ठीक है, इस प्रकार से सारे हो गए। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन अच्छे से समझना, आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो आपकी। चलो थोड़ा-सा जो सरल प्रश्न सीधे होने वाले हैं, उनको थोड़ा-सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। कुओं, झीलों, नहरों में, जलों में, खेतों में पहुँचाने के लिए कौन-सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, मतलब तरीका नहीं है, कौन-सा तरीका सॉरी नहीं है, जो पारंपरिक रूप से हम क्या करते हैं, पानी वगैरह देते हैं। तो ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में इज़िली आपको मिल जाएगा, जहाँ सिंचाई के स्रोत बता रखे हैं। सिंचाई की विधियों के अंदर आप देखोगे, तो वहाँ अपनी बुक में भी मिल जाएगा कि ड्रिप तंत्र जो है, ये सेम ऑप्शन ये दिया गया है, ड्रिप वाला। बाकी डेकली, मोट और रहट ये सारे के सारे परंपरागत जो पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ड्रिप तंत्र जो छोटी-छोटी बूंदों के माध्यम से बौछारों के रूप में या बूँद-बूँद कर कर सिंचाई कर रहे हैं एक प्रकार से, वो देखो जड़ों में पानी देना, इस विधि से ड्रिप तंत्र कहलाता है। तो ये है एक आधुनिक विधि, परंपरागत नहीं है। विटामिन डी, ये तो मैंने उसी समय डाल दिया था कि ये ज़रूर पढ़ लेना, हर शिफ्ट में प्रश्न देगा। कभी भी देखो विटामिन डी का भी प्रश्न आया है, सी का भी प्रश्न आया है, विटामिन के का प्रश्न आया है। इस इतने से पैराग्राफ से हर एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिला है। तो विटामिन डी से आप देख सकते हो, डी की कमी से आप देख सकते हो रिकेट्स, स्कर्वी और एक रक्त का थक्का, ये तीनों प्रश्न आए हैं अलग-अलग शिफ्ट में। अब शुरू हो गई है अपनी देखिए ये सारे 11 के 11 परसेंट लेवल 1 वालों के लिए थे। अब यहाँ से शुरू हो रही है लेवल 2 की जो शिफ्ट थी शाम को यानी जो सेकंड शिफ्ट हम कहते हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर था उसमें साइंस के 26 पर्सन आए और 26 पर्सनों में से 25 पर्सनों के अपने प्रूफ हम देखने वाले हैं। जब काँच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कैसा चार्ज आता है? देखिए मैं डिटेल से वीडियो में भी ये चीज़ें बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता देता हूँ थोड़ा-सा अपनी एनसीईआरटी में जो सारणी दे रखी है उसको भी पूरा सोल्व करके एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी भी खास करके ध्यान रखें। बीच-बीच में कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, पहेली-बूझो टाइप के प्रश्न होते हैं, सारणियाँ अधूरी छोड़ी हुई होती है, उनको पूरा समझ कर पढ़ें। बीच में जितने भी 9th 10th में प्रश्न मिलते हैं, बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रैकेट बनाकर ऊपर पढ़ाया था, उसका संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट में प्रश्न अलग होते हैं। पढ़ते समय एनसीईआरटी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज़ को कवर करके चलें। सिर्फ थ्योरी-थ्योरी ये नहीं कि हाँ, इतना सा पैराग्राफ देते ही मैं पूरा पढ़ लिया। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं जानते, ये तो बीएसईआर था। इसने पेपर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तुलना में पेपर कुछ भी नहीं है। थर्ड ग्रेड का पेपर है, इसकी तुलना आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रियल में कौन-सा लेवल किसका अधिक था। आप नॉर्मलाइज़ेशन की बात ही नहीं करोगे। रही बात चलो इस पर्सन की, तो यहाँ पे याद रखना काँच की छड़ तो धनात्मक हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ काँच की छड़ का पूछा है, ये सेम इसी शिफ्ट में भी प्रश्न आया था और अगली शिफ्ट में भी प्रश्न आया, तीसरी शिफ्ट में भी ये सही प्रश्न एक था। तो यहाँ पर होगा धनावेशित, काँच की छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। और ये रहा रेशम के कपड़े को काँच की छड़ पे रगड़ने पर आवेश कैसा आ जाता है? धनावेश आ जाता है। नेक्स्ट सजातीय श्रेणियों के बारे में चर्चा होती क्या है देखिए पहले बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक एल्कीन एल्कीन क्या होता है देखो आपने नाम सुना होगा एल्केन एल्कीन और तीसरा है एल्काइन सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं अगर ऐसे सूत्रों से संबंधित प्रश्न आए तो दुगना दुगने देखो एक होता है दुगने से दो अधिक मिल जाए एक होता है सिर्फ दुगना मिल जाए एक होता है दुगने से दो कम मिल जाए बस ये याद रखना क्या दुगना क्या क्या कार्बन की संख्या देखो 5 दूनी 10 4 दूनी 8 3 दूनी 6 लेकिन दो एकम दो ही हो गया ये डबल यहाँ नहीं हो रहा बाकी सब में डबल हो रहा है अगर रीजनिंग भी आती है तो भी कर लो जाए रीजनिंग नहीं आती है तो लॉजिक समझ लो सिर्फ देखो डबल हो रहा है डबल आता है किसके सूत्र में एल्कीन वाले में
एल्कीन में क्या होता है, कार्बन की जितनी संख्या है हाइड्रोजन की संख्या आपको उतनी देखने को मिल जाएगी। सामान्य सरल तरीका बता रहा हूँ, बाकी सूत्र आपको पता होगा इसका, CnH2n। इसका मतलब यही होता है, n का मतलब संख्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के आधार। यहाँ दुगने से 2 अधिक है या दुगना है, यहाँ पर दुगना, ये अल्कोहल आ गया बीच में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कहाँ रह गया? एल्काइन का यहाँ दे रखा है, ये रहा एल्काइन, 2 दुगने से 2 कम। तो याद रखना, ये सेम के सेम एग्जांपल आप कहोगे सर कहाँ है, प्रूफ भी दिखाओ, उत्तर तो आपने बता दिया। सारे के सारे एग्जांपल C5H10, ये रहा यहाँ C5H10, C4H8 तो C4H8, C3H6 C3H6, C2H2 तो ये रहा C2H2। ये है एल्काइन वाले में। याद रखना, दुगने से 2 कम, यानी सी का 2 का दुगना कितना होता है? 4, और 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2। तो 2 और 2 आ रहे हैं, 2 और 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये लास्ट वाला एल्काइन, दुगने से 2 कम वाला ये एल्काइन है। और मैं कह दूं कि C2H6 ये किसका हो गया? तो आप कहोगे सर दुगने से 2 ज्यादा, ये एल्केन हो गया, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये हो गया एल्काइन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पर्सन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। हर बार पेपर में आप देखते हैं कि एक सूत्र जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर, कि सूत्र बताओ किसी न किसी चीज का। कभी पोटेशियम सल्फेट का, कभी एल्यूमिनियम सल्फेट का पूछ लिया। जैसे मान लो पिछली बार शायद पोटेशियम सल्फेट 2SO4 का इसका पूछा था, फिटकरी के सूत्र से। कभी इसी इसी के आगे वाला पूछ लिया, Al2SO4। कभी ये हो सकता है अगली बार और पूछ लेंगे, बताओ ये 24H2 और लगा दिया मैंने, H2O, K2SO4, Al2SO4, सॉरी ये है होल थ्राइस। ये हमारी बुक भी जब मैंने टाइप की थी मैंने, तो उस समय भी शायद ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन नहीं टाइप हुआ था, थोड़ा सा देख लेना शुरुआत में जो बुक आई थी। अब तो करेक्शन वाली बुक अपनी आ चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड तो ये फिटकरी का सूत्र होता है। इस बार जो पूछा गया है, ये पूछा है, देखो इस पेपर में तो प्रश्न पूछा है रासायनिक सूत्र, इसी सेम प्रश्न को अगली शिफ्ट में पूछा है उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में, सेम उत्तर है उसका भी। तो देखो क्या है, पहली बात तो बनाते कैसे सूत्र, मान लो एल्यूमिनियम हो गया, एक साइड लिख लिया ऑक्सीजन। आपको एल्यूमिनियम का नहीं पता है, एक बार ऑक्सीजन का तो पता ही होगा। जैसे मान लो नॉर्मल याद होता है H2O, एक हाइड्रोजन पर प्लस एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे प्लस 2, यानी ऑक्सीजन पे -2। एक बार थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, इस पे -2 होता है। आप जहां भी ऑक्सीजन देखते हो मोस्टली -2 में ही देखते हो। सरल अपनी 10वीं लेवल तक की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप जाओगे तो बहुत कुछ निकल कर आ जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सूत्र कई जगह, जैसे अभी Al2SO4 में भी आया है, या AlCl3 भी सुना होगा। और यहाँ देखते हैं क्या होगा। पहली बात तो चलो AlCl3 आ रहा है, Cl3 क्यों आ रहा होगा कि एक Cl के ऊपर, जैसे मान लो HCl होता है, H पर प्लस एक और L होता है, एक पर H पे प्लस एक होता है, Cl पे -1 होता है। यहाँ Cl 3 बार आ रहा है तो -3 आ रहे हैं, इसका मतलब Al पर प्लस 3 है, Al पर प्लस 3 है, Al पर है +3 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2। और आपको पता है, बस विपरीत कर दो, ये 3 इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो Al के बन गया Al2, Al2 और O3, Al2O3, ये रहा Al2O3, इसका उत्तर सही होगा ये। बाकी ये तरीका मैं आपको एक बार और बढ़िया तरीके से कभी वीडियो बताऊंगा एक करके, कि सूत्रों को कैसे याद करने की ट्रिक बता दूंगा, जिससे सारे के सारे सूत्र आपको, कुछ 2-4 सूत्र याद हो जाएंगे ना। मैं आपको 4-5 सूत्र बताऊंगा कि ये सीख लो, बाकी सारे के सारे सूत्र उसी के अंदर आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो ना इसका, तो वैसे तो अपना डायरेक्टली देखो, ये Al2SO3 लिखा रखा है और एक पूरी सारणी बना रखी है मैंने कि सूत्रों को कैसे निकालते हैं। एड, आइड वगैरह ये सारे नाम, मतलब अंत में कैसे एट कब आता है, एट कब आता है। नेक्स्ट देखना, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है, जिनका निम्नीकरण हो जाता है, जो अपघटित हो जाते हैं, जो नष्ट हो सकते हैं। प्लास्टिक है, धातु है, कांच है और लास्ट है रुई। निम्नीकृत कौन सा हो जाता है इनमें से, मतलब जो जीवाणु की तरह अपघटित किया जा सकता है, तो इजीली आप पहचान सकते हैं, तो इसमें कोई है नहीं। जैसे मान लो अनिम्नीकरण वाले एग्जाम्पल है सारे प्लास्टिक, जैसे यहाँ पर देखना प्लास्टिक, इसके अलावा पेंट, कांच, ठीक है, धातु, ये सारे के सारे ऑप्शन है, धातु हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक, सारे के सारे अनिम्नीकरण वाले हैं। निम्नीकरण वाला कौन बच गया? अपना रुई बच गया। आगे देखो, सारे के सारे प्रूफ देख सकते हो आप इस बुक से। आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपको अन्य कोई भी एनसीईआरटी, आरबीसी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मार्केट में जाओ, इजी साइंस वाली बुक पूछ लो, आपको जाते ही लगभग हर बुक स्टोर पे मिल जाएगी ये बुक। हर बुक स्टोर पे जाके बुक देखो, इसके अंदर किस प्रकार की क्या प्रिंटिंग है, कितने शानदार तरीके से, मात्र 330 पेज पढ़ लो सिर्फ इसके। 370 पेज की है, लेकिन अन्य जैसे मान लो काम ही आ गया, जैसे मान लो इस एग्जाम में देख सकते हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, बीच में सीटी आ गया, पटवारी आ गया, वीडियो आ गया, कोई भी एग्जाम आ गया, आपका आरआरबी का एग्जाम आ गया, कुछ टॉपिक ऐसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, तो लगभग पेपर कवर हो जाए, एक ऐसी ओवरऑल बुक बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसका मेन मकसद हमारा था थर्ड ग्रेड को, लेवल 2 को टारगेट करना।
लेवल 1 वाले विद्यार्थी ले सकते हैं, लेकिन अलग से बुक पे काम करें, थोड़ा-सा वेट अगर आप कर सको 2-3 महीने। नेक्स्ट देखना, किसी वस्तु की गति को एक समानुवर्तीय गति किसे कहते हैं? एक समानुवर्तीय गति कहते हैं यदि उसमें क्या एक समान हो, क्या उसकी वर्तीय पथ में परिवर्तित चाल से चलती है, यानी चाल क्या बदलती रहती है? क्या त्वरण एक समान रहता है? क्या चाल एक समान रहती है या वेग एक समान रहता है? एग्जैक्ट सेम ये लाइन हमने अपनी बुक में आप देखोगे कि एक समान वर्तीय गति पढ़ा रखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रखी है, चाल एक समान होती है इसमें। वेग क्यों नहीं होता समान? आप कहोगे सर वेग भी तो समान हो सकता है। नहीं, हर बार दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, क्योंकि वेग सदिश है, चाल तो अदिश है, उसमें दिशा का फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, चाल एक समान होती है, वेग समान नहीं होता। चाल एक समान होती है, चाल बदलती नहीं है, उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, तो इसमें चाल समान होती है। नेक्स्ट फिर से एक रोग का प्रश्न आ गया, अस्थिपाद, ठीक है? अपना एलिफेंटाइटिस, ये अपना सारा के सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। चलो थोड़ा-सा पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रश्न में देखो, हाथी वाला है, हाथी पाँव रोग है, एथिल फुट वाउचेरिया ब्रोंकियोफाइट, गोलकृमि, यानी ये कृमि के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, कृमि के द्वारा। नाम भी मिल गया, ये रहा, वाउचेरिया ब्रोंकियोफाइटाई। नेक्स्ट है अमीब, ये न्यूमोनिया सब जुकाम वाला जो है ना, ये पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, राइनो वायरस से होता है जुकाम। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है? और अमीबियता, अमीबिया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, सारे के सारे मिल चुके हैं। पहले में डी, पहले में डी ये रहा, दूसरे में सी है क्या? दूसरे में, पहले में डी, दूसरे में, सॉरी, सॉरी, पहले में डी नहीं है। अस्ती भाई ये सी वाला है, पहले में सी कहाँ है? ये रहा सी, ये सॉरी। पहले में सी हो गया, दूसरे में डी हो गया, तीसरे में बी हो गया और चौथे में ए हो गया, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन मिला लेना। सारे देखो, सारे वही है, ऊपर जो बता रखी है, जीवाणु की ट्रिक पे, प्रोटो कवक की सबकी ट्रिक है। 4-5 जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि से होने वाले जितने भी रोग है, उसकी बस 5 लाइनें बता रखी है, वो याद करके चले जाओ, जैसे 2% सही हो जाते हैं आपके। इस पे तो एक वीडियो भी बना रखी है मैंने ट्रिक वाली। नेक्स्ट देखना, सरसों में श्वेत कीट रोग, ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो अपने बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 6 या 10th ना एनसीईआरटी में मिला, ना आरबीएसई में मिला, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा मुझे मिला जिसमें ये प्रश्न सीधा का सीधा पूछा गया था। हालाँकि ये प्रश्न है एनसीईआरटी का, लेकिन शायद 12th क्लास में बायोलॉजी से प्रश्न बनाया गया है। तो इस लेवल का प्रश्न अपनी बुक में नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डीप बुक बनाने से भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमने बुक तैयार की है, तो 1-2 प्रश्न हो सकता है आपको शायद 3rd ग्रेड या अन्य कोई एग्ज़ाम में भी शायद मिस हमसे हो जाए। हमारा टारगेट है कम कंटेंट में ज़्यादा प्रोवाइड आपको करवा सकें, जिसे याद किया जा सके, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकें। इसलिए कोई 1-2 प्रश्न हो सकता है हमसे भी, कि हमने कहा नहीं कहते कि हर बार गारंटी लेते कि प्रश्न पूरे आएँगे। 1-2 प्रश्न हो सकता है बोर्ड में कोई 12th लेवल का बहुत हार्ड बना दे, या ऐसा बना दे जो पहली बार ही बन रहा है, इससे पहले बना ही नहीं। मैंने ये बुक जब तैयार की तो मेरा पूरा यही ध्यान था कि एनसीईआरटी की हर इंपॉर्टेंट लाइन को कवर करें, सरल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। आरबीएसई का भी इंपॉर्टेंट कंटेंट ले लें। प्रीवियस ईयर जितने भी पर्सन 1992 में जो आरएस प्री से लेकर आज तक जो अपने रीट का एग्जाम से तक मान लीजिए जो भी कंटेंट है, वहां तक अपडेट इस बुक को कर दिया, नया अपडेट वर्जन आ रहा है इसका। तो अब इस बुक में आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई इतनी सी बुक पढ़ने के बाद आपको अलग से एनसीईआरटी आरबीएससी कोई भी चीज लाने की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, 2-3 महीने में अपनी प्रीवियस ईयर की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी की हर चैप्टर से जो भी प्रश्न बन सकता है, उसका एक प्रॉपर बुक डिटेल के साथ हमारी आ रही है। लगभग जून तक बुक आ जाएगी ऑब्जेक्टिव का, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का इंतज़ार भी है। श्वेत कीट रोग, तो इसका देखिए सही उत्तर तो होगा पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम ये कवक जनित एक रोग है, लेकिन अपनी बुक वगैरह में इसकी जानकारी नहीं है। ये ऐसा ही रोग, ये कवक जनित 2 रोग है, यहाँ पर गेहूँ सरसों का पूछ लिया और एक शिफ्ट में अपने गेहूँ वाला पूछ लिया था। 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, वो अपनी बुक में नहीं देखने को मिले, बाकी सारे प्रश्न आपको मिल जाएँगे। पूसा स्वर्णिम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, कौन-सा यौन संचरित रोग है? एसटीडी, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संबंधों से फैलने वाला रोग। जैसे एड्स नाम आपने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक उसी प्रकार कुछ और रोग, हर एक रोग में मैंने स्पेशली लिख रखी है लाइन तो, कि ये एक एसटीडी रोग है, जैसे गोनेरिया है, सिफिलिस है, हर्पीज है। देखिए हर्पीज रोग जहाँ लिखा तो मैंने सिर्फ 2-3 लाइन में, हर एक रोग की मुश्किल से 3-4 लाइनें हैं। कुछ रोग की तो सिर्फ 1-2 लाइन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आती है, उतना ही लिखा है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। सिर्फ हर्पीज में इतना लिखा है कि हर्पीज किस वायरस के कारण होता है,
हर्पीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? और हर्पीज एसटीडी रोग है, एक यौन संचरित रोग है जिसे एसटीडी कहते हैं। तो एक तो गया हर्पीज। तो आप देखो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो हर्पीज तो है, गोनेरिया भी है, हर्पीज भी है, सिफिलिस भी है, लेकिन टीबी नहीं है। तपेदिक हम कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रोग है, कौन सा रोग नहीं है, एसटीडी नहीं है। बाकी देखो हर्पीज हो गया, गोनेरिया हो गया और सिफिलिस रोग हो चुका है। ये सारे के सारे रोग कैसे रोग हैं? अपने एसटीडी रोग है, लैंगिक संबंधों से फैलने वाले रोग है। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिशन में स्नेह प्रदान करने में सहायक है? नर जनन तंत्र आपने पढ़ा है, तो वहां पर 3 सहायक ग्रंथि हम पढ़ते हैं। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और एक काउपर ग्रंथि, जिसका अन्य नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। काउपर ग्रंथि को ही कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो याद रखना ये जो ग्रंथि है, इसे जो रक्तस्राव होता है उसके माध्यम से शिशन को मतलब एक स्नेह के रूप में चिकनाहट प्रदान की जाती है। फीमेल में सेम इसी प्रकार का काम करती है बार्थोलिन ग्रंथि। फीमेल में जो सहायक ग्रंथि है बार्थोलिन ग्रंथि, वो किसके समान है? बल्बो बल्बो यूरिथ्रल के समान है। पुरुष में 3 होती है, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, या कौन सी जनन से संबंधित ग्रंथि है? देखो अन्य अगर आपको नहीं भी नॉलेज है मान लो ज्यादा इसकी, सिंपल कितना प्रश्न है आप खुद देखो। जनन से संबंधित पीनियल का कोई संबंध नहीं, अधिवृक्क का कोई संबंध नहीं डायरेक्टली, और थाइमस का कोई संबंध नहीं इनका डायरेक्टली। बची है ग्रंथि बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि ही जनन से संबंधित है। बाकी अन्य 2 ग्रंथियां सहायक ग्रंथियों में आती है, प्रोस्टेट और शुक्राशय। यहाँ पर देखो ये रहा इसका प्रूफ। मूत्र मार्ग को चिकना बनाना और मूत्र मार्ग में अम्लता को समाप्त करना, ये इस प्रकार का काम किसका है? बल्बो यूरिथ्रल, जिसे काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। ये पुरुषों में पाई जाती है। लघु पथन के समय परिपथ में धारा क्या हो जाएगी बताओ? तो जब ताप ये सॉरी अपना क्या नाम विद्युत धारा वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 तारों के बारे में बताया था। उस समय मैंने कहा था फेज और जो न्यूट्रल वायर अगर आपस में टच हो जाए, तो उसे हम क्या हो जाएगा कि धारा परिपथ में धारा ज़्यादा बहने लगेगी। कई बार घरों के अंदर होता है ना फ्यूज़ उड़ जाता है। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है कि अत्यधिक विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मतलब घरों में उपकरण जल जाते हैं। ठीक है? घरों में उपकरण जलने का कारण क्या है कि मतलब 2 वायर आपस में टच हो गए, कौन-कौन से? न्यूट्रल और फेज वायर अगर आपस में टच हो गए, तो धारा ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण अत्यधिक विद्युत धारा होगी, घरों में उपकरण जल सकते हैं इससे आपका। पश्चिमी बंगाल में स्थित प्रमुख चलो 1 मिनट। हाँ, इसमें प्रश्न आया था शायद धारा का ही पूछा है, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ये उत्तर सही होगा। उत्तरों को भी देख लेना साथ में। पश्चिमी बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मैंने आपको अलग से रीट स्पेशल कुछ टॉपिक्स के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री। जहाँ पश्चिमी बंगाल देखिए लिमिटेड ही अपनी एनसीईआरटी में जो कितने ही दे रखे हैं उतने ही कोई बताया था मैंने सिर्फ। इतनों को पढ़ के चले जाना, इतने में से प्रश्न आएगा तो आ जाएगा, बाकी कोई आया तो नहीं पता भी नहीं। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल, इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है सुंदरबन, ये रहा राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन सही होगा। एक बल किसी क्षेत्रफल पर लग रहा है, यदि बल को आधा तथा क्षेत्रफल को दुगना कर दे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब का मान क्या होगा? देखो दाब जो होता है, दाब क्या है पहली बात तो? दाब वाला टॉपिक मैंने आपको जब एप्लीकेशन पे करवाया था, तो स्पेशली मैंने आपको कहा था कि है क्या प्रेशर? दाब क्या है? तो मैंने कहा था किसी भी पृष्ठ पे अभिलंबवत लगने वाला बल, या किसी भी पृष्ठ पर जो एकांक यानी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पे एकांक पृष्ठ पे लगने वाला अभिलंबवत बल है ये, जिसे प्रणोद भी कहते हैं। पी बराबर क्या होता है? डायरेक्ट फोर्स, फिलहाल आप इसे बल मानकर चल सकते हैं क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का बल ही होता है, याद रखना। इसे हम कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो ये दाब, इस पर मैं दाब लगा रहा हूँ, इसका इतने-इतने क्षेत्रफल में बल लगा रहा हूँ, उसे ही हम क्या कहते हैं? दाब लगा रहे हैं। अब देखो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है? सूत्र आपको पता, जैसे मान लो चलो डिटेल से यहाँ पर मैंने बात लिख रखी है। P बराबर F अपॉन A। एफ है ऊपर, फोर्स है ऊपर और एरिया है नीचे। पर्सन में जो दे रखी है सेम एग्जैक्ट वो की वो बात लिखनी है बस आपको। तो क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स के पर्सन आप अगर बुक में डायरेक्ट कहोगे कि सर ये लाइन बताओ मुझे, तो बुक में कम, तो मैं बिल्कुल कहूंगा बुक में नहीं है। क्योंकि कई स्टूडेंट आते हैं सर आपकी बुक से ये पर्सन नहीं आया, ये तो कैसे होगा? तो उन विद्यार्थियों के लिए बुक है भी नहीं रियल में, वो शायद मेरे हिसाब से उनके लिए तो एनसीईआरटी भी नहीं है। क्योंकि ये सेम लाइन आपको नहीं मिलेगी ना एनसीईआरटी में, ना दुनिया की कोई किताब में हो ना हो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सेम वो एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर न्यूमेरिकल्स के रूप में दे जो आपने बुक में पढ़ा हो। इसलिए अपनी समझ विकसित आपको इस प्रकार से करने की लाइन है, वीडियो क्लास में कैसे समझाई गई है, या आप अगर आपने सिर्फ बुक से पढ़ी है तो कैसे समझा इस लाइन को, कि फोर्स को कैसे करना है। बल किसी क्षेत्रफल पे लग रहा है, यदि आधा कर दिया जाए, बल को कर दिया आधा, P बराबर F ही होता है, तो फोर्स को हमने कर दिया आधा, इसको कर दिया आधा, बट्टा क्षेत्रफल को कर दिया दुगना, फोर्स को कर दिया आधा, क्षेत्रफल को कर दिया 2 गुना, तो नीचे 2 लिख दिया। अब देखो 1/2 है, ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो P का मान क्या हो जाएगा? 1/4, यानी पहले की तुलना में कितना कम हो गया? 1/4 हो गया। तो 4 गुना क्या हो गया? आप कहोगे दाब का मान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
क्योंकि देखिए बल को तो कर दिया आधा। बल को आधा करने का मतलब ही आप समझ जाओ कि बल अगर कम हो रहा है तो फोर्स जो अपना दाब है, प्रेशर जो है सॉरी फोर्स अगर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। क्योंकि इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने नीचे यहाँ पर शायद नहीं ले रखे। दाब इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी ले रखे हैं कि जैसे मान लो ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उससे रेगिस्तान में मतलब वो धँसते नहीं है, दाब कम लगता है। टैंक के अंदर आप देखते हैं कि पूरी एक मतलब नीचे एक चेन सी होती है टायरों के नीचे जिससे दाब आप कहते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कील को मारते समय कील आगे से तिखी होती है, तो सारे के सारे एग्ज़ाम्पल जो भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने करवा रखे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये तो चलो रीड स्पेशल कुछ नोट्स फिर दिए थे, तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न है जैव विविधता एक्ट कब आया था? 2002 के अंदर आया था, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम ये लाइन आपको ये रही, जैव विविधता एक्ट 2002। नेक्स्ट है एक व्यक्ति समतल दर्पण में न्यूमेरिकल सिंपल सा एक बिल्कुल आसानी से कर लोगे। बुक में आप इजीली देख के भी कर सकते हो, जैसे ये डी है, ये डी है, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ ली, मतलब ये जितनी दूरी डी होती है उतनी डी ये होती है, तो पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक की पूछ ली तो वो 2D हो जाएगी एक प्रकार से। चलो थोड़ा-सा मैंने जैसे मान लो आपको वीडियो क्लास में करवाया था वैसे बता देता हूँ। प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण जैसे मान लो ये है समतल दर्पण, एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ये रहा व्यक्ति खड़ा, समतल दर्पण के सामने खड़ा है। कितनी दूरी पे खड़ा है? ये 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 6 मीटर। अब देखो हमेशा समतल दर्पण में जो चीज़ है उतनी ही दूरी पर है, उतनी ही साइज़ की दिखाई देती है। जितनी दूर है उतनी ही दूर दिखेगा, जितना बड़ा है जैसे मान लो 5 फीट का है तो 5 फीट का ही दिखेगा उसमें। समतल दर्पण में है वैसा ही दिखता है। एक अंतर है, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। ऐसा प्रश्न रीड 2021 में पूछा गया है। एक व्यक्ति अपने दाएँ हाथ से बाएँ कान को पकड़ता है तो दर्पण में बाएँ हाथ को दायाँ कैसा-कैसे क्या दिखेगा? तो लेफ्ट को राइट कर तो राइट को लेफ्ट कर, देन उल्टा करना है। इसे पार्श्व इन्वर्स लेटरल इन्वर्स कहते हैं, पार्श्व उल्टा। ये दर्पण में होता है। आपको सिर्फ दूरी से संबंधित बात पूछिए कि 6 मीटर दूर है तो आप कहोगे सर वो दर्पण से भी 6 मीटर दूरी पर ही होगा। इस बात को अच्छे से समझना, एग्ज़ामिनर ने कितना सरल सा ही प्रश्न बनाया है, बहुत ज़्यादा कुछ घुमाया नहीं। प्रश्न में पूछा है, व्यक्ति दर्पण से 6 मीटर पर खड़ा है तो व्यक्ति से उसके प्रतिबिंब की रिफ्लेक्शन की दूरी कितनी होगी? दर्पण से दूरी उतनी होती है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। ये यहाँ से 6 मीटर है तो यहाँ से भी दर्पण से 6 मीटर है। लेकिन व्यक्ति से वो प्रतिबिंब कितना हो गया? 6 और 6 आप कहोगे 12 मीटर। तो व्यक्ति जैसे मान लो ये दर्पण है, आप इन्हें यहाँ पर से वस्तु रखिए, ये 6 मीटर है। दर्पण से ये 6 मीटर है तो दर्पण के पीछे भी 6 मीटर दूरी बनेगा। लेकिन आपने यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछ ली तो 6 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो इसका सही उत्तर होगा 12 मीटर में दे रखा गया। हाँ, मीटर 12 मीटर उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा तरीका बता रखा है और बाकी जिसने क्लासेस देख रखी है वो इज़िली समझ जाएगा और बाकी मैंने एक लाइन भी लिख रखी है यहाँ पर पूरी। बिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, इस प्रकार से कुछ। नेक्स्ट है, कौन-सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं केल्विन, केल्विन तो ताप से संबंधित है, टेम्परेचर का हो गया। डेसिबल अपना किससे ध्वनि से संबंधित हो गया, ठीक है? और रही बात पास्कल, पास्कल हो गया प्रेशर दाब से संबंधित। और रही बात रिएक्टर, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर जो पैमाना होता है, वो किससे संबंधित है? अपना रिएक्टर कहते हैं ना, इतना रिएक्टर का भूकंप आ गया। तो रिएक्टर क्या है? रिएक्टर पैमाना भूकंप को मापने के काम आता है। और एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ जिसे मापते हैं। तो ये रिएक्टर पैमाना है देखो, कई बार कहते हैं 7.5 का भूकंप आया है और खतरनाक होता है वैसे मान लो। जैसे मान लो जो ऐसा ही भूकंप हम एक गुजरात वाला प्रश्न भी आया है, इसी शायद पेपर में था या अगली शिफ्ट में था, उस पे भी चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन-सा सममांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? सममांगी और विषमांगी, ठीक है? सममांगी और विषमांगी मैंने करवा रखे काफ़ी अच्छे तरीके से मिश्रण वाले टॉपिक में, तत्व यौगिक मिश्रण का टॉपिक अपना, उसमें मिश्रण के सममांगी और विषमांगी प्रकारों में आपको स्पेशली करवा रखा है, जो भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लो जल और एथेनॉल, देखो सममांगी का अर्थ है पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल जाए। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, आप चाय पी रहे हो, चाय के अंदर जो चाय पत्ती है वो पूर्ण रूप से घुली हुई है, आप स्वाद जब लेते हो चाय का, पहली सिप के अंदर जैसा टेस्ट आएगा वैसा ही टेस्ट आपको लगभग आखिरी सिप के अंदर भी आएगा। ऐसी चाय तो आपकी सममांगी है। लेकिन चाय के अंदर आपकी चाय पत्ती सही से आपने मतलब आप कहते हैं ना अलग नहीं किया आपने चाय पत्ती, चाय की जो कप है उसी के अंदर नीचे चाय पत्ती है, ऊपर चाय है। आप शुरुआत में चाय पी रहे हो तो टेस्ट नॉर्मल ठीक आ रहा है। लेकिन जैसे-जैसे चाय के आप नीचे का सिप लोगे तो चाय कड़वी लगेगी आपको, क्योंकि नीचे चाय पत्ती है। इसका मतलब ऊपर टेस्ट अलग, नीचे अलग, इस प्रकार से अलग-अलग बंटा हुआ पार्ट है, तो उसे विषमांगी कहेंगे कि एक समान पूरा रूप से घुला हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें कौन-सी ऐसी चीज़ है जो पूर्ण रूप से घुलती नहीं है? तो आप कहोगे सर जल और तेल ऐसी चीज़ है जो पूर्ण रूप से घुलेगी नहीं। तेल अलग ही रह जाएगा ऊपर और जल नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप कहोगे कि जल और तेल का जो मिश्रण है, तो चलो देखते हैं सममांगी विषमांगी में है क्या ऐसा उदाहरण? तो देखो जल और एल्कोहल का उदाहरण तो ये रहा और इसके अलावा
ये रहा जल और तेल, तो सीधा-सीधा ये रहा। जल और तेल। जल और तेल ऐसा है जो विषमंगी है, सममंगी नहीं है। सममंगी उदाहरण नहीं है, तो ये विषमंगी का जल और तेल वाला हो गया। आगे देखो नेक्स्ट। दलहनी फसलें। दलहनी फसलें थर्ड ग्रेड में ऐसा प्रश्न आया था, लेकिन जीके के अंदर पूछा गया था दलहनी फसलों के बारे में। तो ये दलहनी फसलें दाल लेग्यूमिनेसी कुल वाले जो पादप होते हैं, जिसके अंदर मोस्टली मटर, चना वगैरह, ठीक है ना? दाल में मूँगफली भी आती है, याद रखना। ये सेम प्रश्न थर्ड ग्रेड के अंदर जीके वाले पेपर में साइंस वालों के लिए आया था ऐसा प्रश्न। जिसमें शायद कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन मेरे जहाँ तक याद है उसमें इसी प्रकार से पूछा गया था कि शायद किसकी मतलब एक किसान होता है जिस इलाकों में मतलब नाइट्रोजन वगैरह की आपूर्ति करने के लिए, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जिससे नाइट्रोजन मतलब जो पादप होता है उसके लिए 3 तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन्हें एनपीके कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहलाते हैं। एन पीके। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसे फसलों की, अगर जैसे मान लो फसल चक्र आपने सुना होगा कि एक के बाद फसल लगाते हैं। जिन इलाकों में मतलब बार-बार में लगातार एक प्रकार की फसल बो रहे हैं, दलहनी फसल नहीं लगा रहे, वहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति कम हो जाती है। तो ऐसी फसलें, इस प्रकार का थर्ड ग्रेड जीके में प्रश्न आया था। लेकिन जहाँ यहाँ तक का प्रश्न है सिर्फ दलहनी दाल वाली पूछी है आपसे, तो यहाँ पर देखिए दाल जो पल्स जितनी भी होती है, पल्स ये ऑप्शन रहा, यहाँ पल्स का पूछा है। तो ये कहा होगा पल्स, ये रहा पल्स दाल। तो दाल के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल वाले जो पादप आ गए सारे, चना है, चने से संबंधित प्रश्न। ठीक है? दालों का राजा कहते हैं चने को, याद रखना। मटर, मटर का तो वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मेंडल से संबंधित है अपना पूरा जेनेटिक्स इसी पर है, पाइसम से टाइपम। मूँगफली का प्रश्न 2 आते हैं, एक तो ये आ ही गया अपना, कौन-सा लेग्यूमिनेसी। एक आता है कि सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन होता है और इसमें लगभग 25% के आस-पास होता है, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला है और मूँगफली सेकंड ऑप्शन आप कह सकते हो कि अपना इसके बाद सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही प्रोटीन होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला, जैसे उसमें विटामिन डी पूछा था लेवल 1 में, लेवल 2 में आ गया विटामिन डी, तो डी से हो गया रिकेट्स। रिकेट्स स्कर्वी सी से, बेरी-बेरी बी से और रतौंधी ए से। ये सेम देखिए मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली थी क्योंकि उस समय जो विद्यार्थी जुड़ा था सेकंड और थर्ड शिफ्ट में काफ़ी बेनिफिट उनको हुआ है। ऐसा व्हाट्सएप पर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन मैंने सारे प्रूफ डाल दिए थे स्टूडेंट के, जो मतलब थोड़े बहुत पर्सन आए थे हमारे पास कि ये पर्सन आए हैं, तो उसी समय हम सारे प्रूफ डाल चुके हैं ऑलरेडी जो दिखा रहे हैं। लेकिन आज ऑफिशियल पेपर आया है, ऑप्शनों के साथ पूरा सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। उस समय कहा था लगभग हर शिफ्ट में इस पेज से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आज लेवल 1 में विटामिन डी पूछा है, अन्य जानकारी देख कर जाना पेपर में। और ये सेम फायदा उन बच्चों को हुआ जो दूसरा और तीसरा शिफ्ट का पेपर देकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और 3 न्यूटन के 2 बल लगा रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में, इंपॉर्टेंट बात ये है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो देखिए जो लास्ट में ओवरऑल जो परिणामी बल है वो क्या होगा मान, तो यहाँ पर साफ-साफ लिख रखा है, जब दिशाएँ विपरीत हो, विपरीत दिशा होने पर चीज़ें क्या हो जाती है, घट जाती है। और समान दिशा में अगर होता है, जैसे मान लो ये एक है, बॉक्स है जिस पर बल लग रहा है, एक ये बल लगा रहा है इधर, एक ये लगा रहा है इधर। या ऐसा भी हो सकता था विपरीत दिशा, ये भी विपरीत ही है। लेफ्ट एक इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, या सममांगी का अर्थ हो गया एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर ही लगा रहा है। ये तो जुड़ते हैं, विपरीत दिशा वाले घटते हैं। इसमें दे रखा है एक 5 और एक 3 है, तो उत्तर ओवरऑल कितना है, 5 में से 3 घटा दो, कितना बचा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट विपरीत दिशा के कारण। बाकी अगर कोण वगैरह होता तो सारे तरीके बता रखे एडवांस लेवल पर। हम 2 कदम आगे चलकर, क्योंकि देखो हमारा यही मानना है कि हम, देखिए आप कॉलेज की तरह 1 वीक सीरीज़ वाली किताबों से थोड़ा बच के रहना। ऐसा कंटेंट, ऐसे नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं जिसमें ठीक है कि वो आपको लग रहा है कि हाँ, प्रश्न आ जाएँगे, 30% आते हैं, 20% आ जाएँगे, मेरा काम हो जाएगा, तो आप अगर हर सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही, देखिए 2 बातें होती हैं, एक तो होता है बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ना, एक होता है इतना कम भी मत पढ़ना कि पढ़ने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ना आए। पीछे के प्रश्न सॉल्व करने जाएँ, कोई मॉडल पेपर दें, कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें तो आपको लगे कि सर प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कॉन्फिडेंस डाउन पेपर से पहले ही हो जाएगा इतना, अगर लो स्टैंडर्ड का आपने कंटेंट पहले पढ़ लिया। एक मीडियम, एक दायरा होता है किसी चीज़ का कि इससे ज़्यादा नहीं जाना, ना इससे कम जाना। और हर एक सब्जेक्ट में दायरा जब मेंटेन करके चलोगे, सिलेक्शन तब होने के चांसेस रहते हैं। एक सब्जेक्ट में कितना ही परफेक्ट हो जाए, सिलेक्शन एक सब्जेक्ट नहीं दिला सकता। मुझे देख लीजिए साइंस में लगभग हर शिफ्ट के अंदर, या हर शिफ्ट क्या हर एक एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम दे चुका हूँ। लगभग हर बार 29 या 30% सही कर आया हूँ। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि भले ही साइंस अच्छी हो, लेकिन मेरा जीके बहुत कमज़ोर है, 3rd ग्रेड में जीके नहीं हुआ। उससे पहले हाँ, मेरे अच्छे स्कोर रहा है लेकिन रीट में, लेकिन कभी भर्ती रहता चलो वो अलग मामला है, लेकिन एक सब्जेक्ट के कारण आपको भी मैं ये कहूँगा, एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीप पढ़कर परफेक्ट बनाने का भी कोई सेंस नहीं है। ना एक सब्जेक्ट को इतना लो लेवल पर तैयार कर रहे हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पढ़ तो लिया लेकिन प्रश्न आ जाएगा क्या?
1 महीने 2 महीने पढ़ने के बाद कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, किसी एग्जाम में आप टेस्ट सीरीज देने गए, मान लीजिए आपने अपनी ही परख करने के लिए पीछे के पेपर उठा के देख लिए, 10% लगातार आप देख रहे हैं, उसमें से 3% आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने जो कंटेंट पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। अगर आपको कभी भी कंटेंट की पहचान करनी हो कि जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, आप एक सिंपल तरीका ये है, एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के बाद पीछे के आए हुए सभी प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें, या उसी सेम टॉपिक को उस ऑथेंटिक किताबों की तरफ जाकर देखें कि मैंने जो पढ़ा, क्या लगभग सारा मैटर एनसीईआरटी, आरबीसी में वो मैटर है या नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ, ये पढ़ने के बाद वो सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो मुझे विश्वास है, देखो विश्वास तो किसी एक टीचर, एक कंटेंट पे करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 किताबें लाने से कोई सिलेक्शन को बहुत दूर हो जाएगा आपसे। एक कंटेंट पर विश्वास, जैसे मान लो आपको लगता है कि हर एक एग्जाम के अंदर इतना प्रूफ है, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर लाइव आकर चीज़ों को या वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कंटेंट में, तभी प्रूफ स्थापित कर रहे हैं। कहने में बिल्कुल आसान है बात, कोई भी आके कमेंट कर जाएगा कि सर एनसीईआरटी से प्रश्न है, हर किसी के नोट से आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है। लगातार 15-13 मतलब लगभग 15-16 एग्ज़ाम हो चुके हैं जिसमें प्रूफ हम डाल चुके हैं। हर एग्ज़ाम में कोई 1-2 पर्सन आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन हर एक बार प्रूफ देना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारी वो मेहनत है जिसके कारण हर एक बच्चा विश्वास करके आज ईजी साइंस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ रहा है। आप भी 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहें, तो ईजी साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर या तो कंप्लीट कोर्स मात्र 499 बुक लेने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट देखना चाहें, तो आप सिर्फ़ ये बुक ज़रूर, हर एक विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी को ये बुक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको अन्य कोई सामग्री पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो प्रश्न है अपना, कोष्य के अंग केंद्र की खोज किसने की? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेन, ठीक है? लिविंग से याद रखना, ल्यूवेन से लिविंग, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, हुक का तो अलग ही मैटर है पूरा, ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन, ये है ब्राउन। तो रॉबर्ट जो ब्राउन है, उन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक ने। हुक ने तो कोशिका की थी, कैमिलो गोजी ने कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज कर दी थी और 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की कर दी थी खोज। आगे देखो, विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय। ऐसे प्रश्न आते हैं जो बिना पढ़ के भी जाए ना, तो बच्चे लॉजिकल भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा सही सेंस लगाए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बढ़ाकर, मतलब जीवाश्म, पेट्रोल, डीजल, कोयला आग लगा रखी है, बढ़िया कि ठीक है चलो हवन करेंगे। तो हवन करने से यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है? जीवाश्म, पेट्रोल, कोयला, डीजल ऐसा कुछ चीज़ आपने यूज़ की, तो ये तो दिक्कत वाली चीज़ है। उष्णता को कम करना है हमें, तो CO2 को कम करना है, मतलब जिसके कारण मेन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करके, चलो एक बार बाद में देखेंगे। वनोन्मूलन को बढ़ा करके काटो पेड़, कटम कटी। वृक्षारोपण को कम कर दो कि पेड़ कम लगाओ, पेड़ काट दो। ये तो मतलब सारी नेगेटिव नेगेटिव बातें चल रही है, पॉजिटिव बात ही एक है। ग्रीन हाउस जो भी गैसें हैं, ये सारी की सारी नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी की सारी गैसें हैं, इनको अगर आप किसी तरीके से कम कर दो, तो आप उष्णता, वैश्विक उष्णता से बच सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य गैसें हैं। तो याद रखना, पेपर में ये प्रश्न कई बार आता है, इनका परसेंटेज तक पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड 60% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जल वाष्प भी होता है, याद रखना इसके अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न तो फेवरेट है एग्जामिनर का, हर बार आता है। ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? देखिए, तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, और आयाम निर्भर करता है, प्रबलता किस पे निर्भर करती है? प्रबलता, लाउडनेस, ये आयाम पर। नेक्स्ट, नेटल के डंक में पाया जाने वाला अम्ल, ये तो स्पेशली देखो, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सी बता देता हूँ। नेटल, ये ट्रिक बताई थी मैंने, नेट नेट चला रहे हो आप, और मैं नेट आपको देखिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको बुक भेजता हूँ। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर जिसने कोर्स ले रखा है वो जानते होंगे क्या बता रहा हूँ। डाक से मैं आपको बुक भेजता हूँ, डाक से। आप नेट से मेरे को ऑर्डर करते हो कि सर ये बुक ऑर्डर करनी है, इस नंबरों पे मैंने नंबर दे रखे हैं, देखो मान लो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। उससे आप मुझे मैसेज करते हो, मैं डाक के माध्यम से बुक भेजता हूँ। इसका मतलब क्या? जहाँ-जहाँ नेट होगा वहाँ-वहाँ डाक से मैं आपकी बुक भेज दूँगा। यानी नेट से कहीं से भी ऑर्डर कर दो। जैसे मैंने अंडमान निकोबार तक ये बुक हमने पहुँचाई है, ऑर्डर आया वहाँ से भी। उस समय भी हमने बुक पहुँचाई है। तो जहाँ भी नेट उपलब्ध है, तो हम डाक की सेवा जहाँ भी है, तो हर जगह बुक पहुँचा सकते हैं। जहाँ नेटल पादप होगा वहाँ डाक का पौधा लगेगा, ये एंटी एक-दूसरे के। सिर्फ नेटल का पूछा अच्छी बात है, डाक की तो कोई बात ही नहीं पूछी है। थोड़ा-सा अच्छा प्रश्न हो जाता। नेटल का डंक, देखो डंक की जब भी बात आ जाए, तो डंक में मैंने कहा है डंक लग गया तो आपने अपना माथा पकड़ लिया, माथा होता है, माथा पकड़ लिया कि मरूँगा मैं तो, मरेंगे अब तो। तो इसलिए माथे से याद रखना, मेथेनोइक अम्ल।
आपको डर लग रहा है, माथा पकड़ लिया, फिर आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जाते ही आपकी सबसे पहले फॉर्म भर दिया कि बस ये पर्ची ये काट लो। तो फॉर्म भर दिया तो फॉर्मिकमल भी कहते हैं मिथुनिकमल को, याद रखना एक ही बात है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है इनमें। सूत्र एक है इनका। आगे देखो, ये आ गया, रिपीट हो गया मतलब ये अगली शिफ्ट की प्रश्न शायद। डब्ल्यूएचओ के एक शहर में कितने डेसिबल सुरक्षित शोर है? तो शहर की बात कर रहा है, देखो वही बात वापस पहली बात तो आप ऑप्शन ही देख लो। क्या जेट विमान सर पे से गुज़ारना है? ये वही आ गया, वापस डीजे बजा दिया, ये आ गया। ये भी ऑप्शन है, इस बार देखना, लेकिन सबसे कम वाला ऑप्शन सुन लो आपको क्या जाता है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि रात को इतना, दिन में इतना। उसमें भी आप देखोगे रात के समय 45 डेसिबल था, दिन के समय 55 था। 65 तक तो उस समय भी नहीं गए थे, वाणिज्य क्षेत्र अलग था ये रहा। ये वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय का शोर है, लेकिन आप तो नॉर्मल आवासीय क्षेत्र में कह रहे हो तो कम से कम वाला आप अपने आप लॉजिकल भी चुन सकते हो। किलो जूल अपॉन किलोग्राम इकाई में न्यूनतम उष्मीय मान किसका है? तो उष्मीय मान की तो प्रॉपर एक सारणी बना रखी है देखो। देखिए ईंधन का उसमें मान का मात्रक तो ये हो ही गया अपना, और साथ में देखो सबसे कम ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा पूछता तो हाइड्रोजन, सबसे कम में अगर गोबर की उपले या लकड़ी होती तो उसको चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही सबसे कम से कम देखा तो कोयले का है। कोयला है, शायद पेट्रोल है, एलपीजी सीएनजी ये है, और हाइड्रोजन गैस इनमें से एक ऑप्शन है। तो सबसे कम है यहाँ पर कोयले का, तो उत्तर सही होगा कोयला। कोयले के इस बार प्रकारों से प्रश्न नहीं आए, बाकी आते हैं ऐसे प्रश्न। एसएसटी का देखिए, वैसे तो एसएसटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2% थोड़ा-सा देखने को मिले, साइंस से रिलेटेड तो बता देता हूँ। पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल बिंदु कहलाते हैं, निकटतम बिंदु। ये सारा देखो जो भूकंप पंडित और भूकंप वाला टॉपिक करवा रखा है, वहाँ पर बता रखा है, अधिकेंद्र होता है। जैसे मान लो ये वाला सेंटर है नीचे, यहाँ से लेकर कंपन मतलब उत्पन्न हो रहा है, तो जो सेंटर पृथ्वी की सतह पर जो चीज़ सबसे पहले जहाँ तक पहुँचती है तरंगे, वो केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र। और ये अपना थोड़ा सौरमंडल से रिलेटेड था कि पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री पर कोण घुमा हुआ है। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री घूमी हुई है, लेकिन कक्षीय या अपना अक्षीय सतह से अगर 23 90 में से देखो, पूरा टोटल 90 डिग्री में से मान लो ये इतना झुका हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक का पूछा है तो कितना बच गया, 66.5 बच गया। ठीक है, 66.5 या 66.5 या 66.5 बच गया, 66 से 1/2। ये हो गई शिफ्ट तीसरी शुरू हो रही है यहाँ से। पहला प्रश्न देखिए शिफ्ट में, चलो सीधा प्रश्न पे आते हैं, मिलान बाद में कर लेंगे। गहरे रंग के कपड़े, जैसे मान लो सर्दियों के दिनों में आप देखते हैं कि गहरे रंग के कपड़े, आप जैसे काला शर्ट पहन लिया तो दिक्कत नहीं है। सेम ये चीज़ अब जैसे गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो गर्मियों में अगर ब्लैक रंग का अगर आप शर्ट वगैरह पहन रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जो ब्लैक है यानी कृष्ण पिंड है, ब्लैक बॉडी है, वो अच्छा अवशोषक भी है, तो अच्छा उत्सर्जक भी है, लेकिन अवशोषक भी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि काले रंग की जो वस्तुएँ हैं, वो गहरे रंग की वस्तु यानी जो काला या गहरे रंग से मान लेना सर्दियों में। कहाँ गया? हाँ, ये रहा सर्दियों में। और फिर है हल्का, उल्टा कर दो हल्के रंग के, जैसे मान लो गर्मियों के दिनों में आप जैसे व्हाइट शर्ट पहन ली है, या आपको लाइट कलर कोई भी है जो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस ना हो, तो ये हो गया अपने कौन से दिनों में, गर्मियों के दिनों में। अगर ये 2 भी चीज़ें आती है तो आपको ये जल समीर, थल समीर मान लो, जो अपना यहाँ पर नाम दे रखा है, एक तो हो गया सी ब्रीज़, एक लैंड ब्रीज़। सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ यानी जल और थल समीर, ये रहा अपना। सी ब्रीज़ जिसे समुद्री हवाएँ हम कह सकते हैं, और एक होता है थल समीर यानी लैंड ब्रीज़। आप देखते हो कि अगर दिन के समय पूरी प्रक्रिया पूरी बता रखी है, सिंपल है, समुद्री हवाएँ चलती है, मतलब कौन-सा चलता है, अपना सी ब्रीज़ चलता है दिन के समय। दिन में देखो, दिन में सी सुबह-सुबह तो देखो समुद्र को, और रात में भूमि में जाकर सो जाओ, मतलब ज़मीन पे जाके सो जाओ, तो रात के समय लैंड, ये हो गया अपना कौन से कहाँ गया, स्थलीय हवाएँ। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक से चाहो तो याद कर लेना, बाकी पूरा लॉजिक मैंने वहाँ बता रखा है। तो देखो, रात्रि के समय तो कौन-सा चलता है, तो मैंने कहा भूमि में जाके सो जाओ, तो थल पे जाके सो जाओ, ये रहा। ठीक है? और समुद्र समीर, तो समुद्र समीर अपना कहाँ हो गया, दिन में समुद्र देखेंगे, ये रहा दिन में। और इसका क्या था, गहरे कपड़े सर्दियों में। तो पहले का दूसरा, पी का दूसरा आएगा, पी का दूसरा, पी का दूसरा 2 में है। पहले 2 ऑप्शन काटो, देखो काटना भी आना चाहिए। क्यू में तीसरा दोनों में ही है, तो चलो दूसरे को देखें, क्यू को देख आई आर को देखने की ज़रूरत है। आर क्या था? आर, आर था हल्के कपड़े कब पहनने चाहिए, तो आप कहोगे हल्के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, और गर्मियों का मतलब है चौथा ऑप्शन, तो ये सही है इसका, ये रहा। ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक कितनी मतलब ये डेसिबल वाला पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। बहुत ज़्यादा ही आ गया शायद, या रिपीट शायद मेरे से 2 बार लिखा गया, पता नहीं। ये 45 डेसिबल कर देना बस। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है वैसे, अगर देखना चाहो तो आपको ये पीडीएफ आपको इजी साइंस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
एल्कीन का पूछ लिया। देखो एक पेपर में हाँ, एल्कीन का 2 बार तो नहीं आ गया कहीं? C2H6, C2H4, C3। देखो एल्केन, एल्कीन वही बात है, दुगना। हाँ, इस पिछली बार तो पूछा था नहीं है, इस बार पूछ ले एल्कीन कौन-सा है? मतलब कौन-सा ऐसा है जो दुगना है पूरा-पूरा, दुगने से 2 ज़्यादा है, दुगने से 2 कम नहीं है। 2 का 2 और 6 आ रहा है, मतलब दुगने से 2 ज़्यादा है, ये तो एल्केन है। देखो ये है दुगना, ये सही बैठ रहा है, ये तो नहीं बैठ रहा था। ये देखो 3 का दुगना हो गया 6 और 6 से 2 ज़्यादा कर दिया, मतलब ये एल्केन है, ये भी नहीं है। ये हो गया 2 का 2 दुगने से भी 2 कम, ये है एल्काइन, ये एल्केन है, एल्केन ये है एल्कीन। तो सही उत्तर कौन-सा होगा ये? दुगना होना चाहिए सिर्फ। ये पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, सेम एग्जांपल मिल जाएगा आपको। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से प्रथम चरण में बनने वाला अणु। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, सबसे पहले हमारे देखो मान लीजिए हमने जो भोजन है, हमने पाचन के माध्यम से भोजन में जब आप पाचन का टॉपिक पढ़ते हैं तो आप कभी भी ऊर्जा की बात ही नहीं करते पूरे पाचन के टॉपिक में। खाना हमने खाया था ऊर्जा के लिए। खाना खाते हैं जैसे मान लो स्टार्च या माल्टोज़ कुछ भी आप खा लिए हुए, लेकिन लास्ट में हमारा शरीर उसको ग्लूकोज़ में बदल दिया। ग्लूकोज़ में बदलने के बाद हमारा पूरा शरीर में जैसे हमने सबसे पहले अंतःग्रहण किया, उसका पाचन किया, उसका अवशोषण किया, उसका हमने स्वांगीकरण पूरे शरीर के हर हिस्सों में पहुँचा दिया और बचा हुआ पार्ट हमने बहिक्षेपण हमने निकाल दिया शरीर से। जो खाना हमारा ग्लूकोज के रूप में कोशिकाओं तक पहुंच चुका था, वो खाना सबसे पहले हमारे कोशिका द्रव्य में ही ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं जिसे ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहते हैं। पूरी प्रोसेस बता रखी है। ईएमपी चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, ये सारा क्या होता है? कितने मतलब एटीपी बनती है? तो श्वसन के दौरान, देखो एक बात कहूंगे, यहाँ पे लिखा है श्वसन के दौरान। श्वसन के दौरान मतलब यहाँ वायवीय श्वसन की बात की गई है, लेकिन अगर यहाँ पर आगे की एक प्रोसेस और होती है श्वसन की, मतलब वायवीय अवायवीय की बात आगे शुरू होती है। जैसे मान लो इस चीज को समझना, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज था वो पायरुविक अम्ल में बदल गया। इस पायरुविक अम्ल फिर ये आगे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ये मान लो हमारा ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट में बदला। फिर ये जाता है हमारे किस क्षेत्र में? माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में अगर ऑक्सीजन मिल गई, तब तो ये क्या बना लेगा? CO2 जल ऊर्जा हमारी बन जाएगी जो हम चाहते थे। लेकिन अगर नहीं मिली ऑक्सीजन तो हमारी मांसपेशियों में एक अम्ल बन जाता है जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, जिससे दर्द या ऐंठन उत्पन्न होती है। तो लैक्टिक अम्ल तो हो गया ये रहा। अवायवीय श्वसन से बनता है हमारी मांसपेशियों में। और ये वैसे दूध, दही में, खट्टे दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। एथेनॉल, शराब, यीस्ट जैसे कवक होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है उसी जैसे मान लो शर्करा जैसे पदार्थों से शराब बनाने में। शर्करा से शराब बनाने में यीस्ट कवक का उपयोग करते हैं क्योंकि वो अवायवीय श्वसन से, क्योंकि इसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये किस में बदल सकता है? ये मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये किस में बदल जाएगा? ये एथेनॉल बना सकता है या कोई अन्य अम्ल बना सकता है। लास्ट थर्ड ग्रेड में ऐसा ही प्रश्न अवायवीय श्वसन से पूछा गया था। एंजाइमों का अच्छी लेवल का प्रश्न था वो। और कार्बन डाइऑक्साइड तो कब बनती है? जब वायवीय श्वसन होता है, मतलब क्रेब्स चक्कर के बाद बनती है। तो यहाँ सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात है तो पायरुवेट उत्तर हो जाएगा। यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ये रहा पायरुविक अम्ल, और एक यहाँ भी दे रखा है, ये रहा पायरुविक अम्ल बनता है ग्लूकोज के टूटने से। नेक्स्ट देखो क्लोर क्षार प्रक्रम, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है सेम, सिंपल सा पूछा है, कुछ कुछ नहीं समीकरण पूछा है। क्लोर क्षार प्रक्रम, तो देखिए क्लोर क्षार प्रक्रम में हम डायरेक्टली पढ़ते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम है क्या। तो क्लोर क्षार प्रक्रम इस प्रकार की एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसको अलग कर रहे हैं? क्लोरीन को अलग कर रहे हैं। पूरी आप देखना चाहें तो देख लेना, सिंपल है। NaCl वाला जो उदाहरण है ये रहा, 2NaCl वाला, 2NaCl वाला, तो ये रहा 2NaCl 2H2 वाला। तो ये सही हो जाए, सब में 2 आना चाहिए, पहले 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर आगे 2 आना चाहिए, बस थोड़ा देख लेना आगे। तो देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो मैं कह सकता हूँ रीट का इस बार पूछा गया सबसे अच्छा प्रश्न है। आपने प्रावर्तन के कई प्रश्न ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर सिंपली आपतित किरण दे देते हैं, प्रावर्तन कोण पूछ लेते हैं, आपतन कोण पूछ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इस तल के साथ इसका कोण देखकर आपसे ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न, या मैंने भी पहली बार देखा है इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न, जिसके अंदर 2 दर्पण आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को अच्छे से समझना, इसकी लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा-सा इसमें इसके अंदर थोड़ा-सा मैथमेटिकल भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, मैं आपको ईज़िली बताता हूँ, देखो कैसे। 2 समतल दर्पण आपको दिए गए हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। एक दूसरे के लंबवत है, यानी इनके मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। प्रकाश की किरण एक्स, देखिए हमारा पूरा डाटा हमें एक्स से रिलेटेड दिया गया है, पूछा लेकिन वाई का है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, एक प्रकाश की किरण एक्स दर्पण पे 30 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है, तो ये एक किरण है आपतित किरण, इंसिडेंटल रे। ये है अभिलंब जिस पर 30 डिग्री के कोण से आपतित हो रही है। ये डाटा हमारे पास है। अब पूछा क्या है आगे देखो, दूसरे दर्पण वाई से परावर्तित होने वाली किरण का
उसी दर्पण यानी y पर ही आपतित किरण के कोण क्या होगा। यानी इस पर बनने वाली कोई किरण आएगी यहां से। अब देखो क्या होगी, मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, अब प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो डाटा हमारे पास दिया, दो दर्पण है, 90 डिग्री का कोण है, आपतन कोण 30 दे रखा है, एक्स पर वाई पर कुछ भी नहीं दिया हमें, कैसे ज्ञात करें। देखो अब देखिए यहां से आपतित किरण ये है, आपको पता है परावर्तन का नियम है, जितने कोण अभिलंब के साथ आपतन की आपतित किरण बनाती है यानी आपतन कोण होता है, उतना का उतना आर होता है, यानी परावर्तन कोण होता है 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो ये बात समझ में आ गई। एक्स के ऊपर सिर्फ उत्तर पूछता तो 30 डिग्री कर कर आते, लेकिन एक्स का नहीं पूछा। आगे देख, ये किरण आगे जाके किस पे टकराएगी, ये टकराएगी 90 डिग्री का कोण बनाने वाले वाई दर्पण के साथ, समतल दर्पण। अब एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बताओ। बन रहा है। अब एक बात हो, ये कोण क्या आप ज्ञात कर सकते हो क्या? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है अभिलंब जो होता है ये तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये टोटल तो कोण कितना 180 डिग्री। अभिलंब हो गया तो इस साइड 90, इस साइड 90। अगर मैं कहूं ये कोण टोटल कितना है, आप कहोगे टोटल तो सर 90 डिग्री था, ये पूरा विलंब बना रहा था तब तो। लेकिन अब हमारे पास 30 डिग्री आपतन परावर्तन कोण है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ? तो 90 में से 30 गए, कितना बचा? आप कहोगे सर 60 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं ये जो कोण हमारे पास ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, चूंकि ये एक लंबवत इसके है तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री, ये हो गया 60, ये हो गया। अब बताओ ये कोण कितना होगा? आपने में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। आप कहोगे सर ये जो कोण होगा ये 90 और 60 150 हो चुका है, और त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं 180, तो 150 और 30 ये हो गया। तो ये 30 डिग्री कहां से आया, आप समझ गए होंगे। 90 और 60 हो गए 150, और त्रिभुज के जो अंतः यानी आंतरिक जितने भी कोण है वो टोटल कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लीजिए कि अब हमें परावर्तित आपतित किरण यहां पता चल गई। आपतित किरण में हमें सिर्फ अभी तक देखो, ये आपतन कोण नहीं कह सकते इसे। आपतन कोण अभिलंब के साथ बनता है, तो हमने माना कि यहां से इसके साथ 90 डिग्री का एक कोण बनाने वाला अभिलंब ये है। 30 डिग्री से यहां से आई, ये मान हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो बचा हुआ कितना हुआ? आप टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये अभिलंब के साथ कोण कितना बनेगा? आप कहोगे सर ये 60 डिग्री होगा। बात को समझ रहे होंगे। देखना यहां पर अलग से बता रहा हूं, ये सिर्फ वाई बना रहा हूं मैं, वाई वाई वाला ये दर्पण बना रहा हूं। एक किरण आई इस साइड से, इस साइड से, जो यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रही थी, और ये मान लीजिए अभिलंब, क्योंकि देखो अभिलंब क्या होता है? लंबवत एक काल्पनिक रेखा है, कोई वास्तविक चीज है नहीं, एक रेखा हमने बनाई जो लंब ये तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। अब हमें देखो, जैसे मान लो ये विलंब था, ये था यहाँ पर आपतित किरण जैसे ये थी, ये तो हमें डायरेक्ट 30 डिग्री दिया हुआ था मान लीजिए। अब इस बार हमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है ये, और ये पूछ लिया, तो इस बार आप बताओ ये 30 है तो ये कितना हुआ? आप कहोगे सर ये 60 डिग्री हो गया। यानी वाई एक्सिस पे, या सॉरी वाई दर्पण के ऊपर आपतित कोण का मान या आपतन कोण का मान 60 डिग्री होगा। कोण आई का मान कितना हुआ? 60 डिग्री। पूछा क्या है? क्या केवल 60 पूछा है? नहीं, प्रश्न की भाषा को पढ़ना। दूसरे दर्पण वाय से परावर्तित होने वाली किरण, अब इससे परावर्तित कोई किरण होगी, मान लीजिए ये हो गई परावर्तित, तो जिस कोण से आपतित हो रही है उतने ही कोण से परावर्तित भी होगी। यानी आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण वाय पर भी 60-60 होगा। यहाँ 30-30 था, यहाँ 60-60 होगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, आगे देखना। उसी दर्पण पर वाय आपतित किरण से कोण कितना होगा? यानी आपतित किरण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण पूछ लिया, पूरा पूरा इतना इतना। तो ये पूरा कितना हुआ? 60 और 60 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 120 डिग्री। यानी आप देखना प्रश्न बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है एग्जामिनर ने, जिसने भी इस प्रश्न को बनाया है। बहुत बढ़िया तरीके से इसकी लैंग्वेज को रखा है, और दो दर्पणों को देखकर ऐसा प्रश्न बना दिया, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। तो एनसीईआरटी, आरबीसी या पीवाईक्यू जो भी आप देखते हैं, मैं भी ये कहता हूं अपनी बुक में डायरेक्टली आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। भले ही मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सारे बता दिए तरीके कि क्या-क्या सारे कोण क्या हो सकते हैं, यहाँ तक कि नीचे के कोण तक मैं आपको बता दिए, ये मतलब इस प्रकार से ये कोण क्या होता है। सारे मैंने आपको विचलन वगैरह कोण सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। लेकिन मैंने भी आपको, मैं खुद कह सकता हूँ कि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा-सा मैथमेटिकल अगर आपको नॉलेज है, तो आप ये डाटा निकाल के ला सकते हैं। और इतना कुछ हार्ड है नहीं, इसलिए इसका उत्तर थोड़ा-सा देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अपशिष्ट पुण्य चक्र द्वारा अपचारित करना सबसे उत्तम है? यानी पुण्य चक्र जैसे थर्ड अपना कौन सा एग्जाम था, रीट 2018 का पेपर था, या सॉरी 21 का पेपर था, रद्द हुई थी वो। उसमें प्रश्न आया था कि चिकित्सकीय जो अपशिष्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो उसका उत्तर माना गया था भस्मीकरण। ऐसा प्रश्न आया हुआ है जो आप देख भी सकते हैं, मैंने स्पेशली ऐड भी किया था अपने एक
जैव चिकित्सक अपशिष्ट को निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है भस्मीकरण, यानी इसका तो होता है भस्मीकरण। बाकी जो कृषि वगैरह के अंदर मान लीजिए कूड़ा करकट या फिर जो भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, अपने घरों में भी हो सकते हैं, उनको आप डायरेक्टली कंपोस्ट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जिनकी जानकारी भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है पूरी, ठीक है ना? लेकिन कंपोस्ट के बारे में बता रखा है। लेकिन जो धात्विक ये जो अपशिष्ट होते हैं, इनको हम वापस से क्या करते हैं, पुनः साइकिल मतलब वापस से काम करने योग्य बनाने की कोशिश हम इसको करते हैं, जिसे हम पुनः चक्रण रिसाइक्लिंग कहते हैं। तो याद रखना इसका धात्विक अपशिष्ट सही उत्तर होगा। बाकी पूरी जानकारी एक बार इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे और अच्छे से। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट तक चलती है। चाल का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए चाल आपको चलो हाँ, दी हुई है, दूरी पूछेगा शायद इसमें हाँ। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट तक चलती है, फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट। वैसे तो मैंने देखो चाल निकालने के कई तरीके बताए आपको। औसत चाल, ताक्षणिक चाल और चाल में भी आपको कई बार क्या होता है, कुछ समय आधी दूरी इतनी चाल से चलती है, आधी दूरी इतनी चाल से चलती है, कुल औसत चाल के तो कई तरीके हैं। यहाँ अच्छी बात ये है कि चाल से काम चल जाएगा। देखो कैसे? पहले ये निकालो आप कि इसके कार द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी पूछिए, कुल पूछिए, तो पहले इसकी दूरी बताओ कि अगर 10 मिनट तक हम इस स्पीड से चले तो कितनी दूर पहुँच जाएँगे? पहली बात तो ये घंटे में है, तो मिनट में क्यों ले रखा है? इसको घंटे में बदलो। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट, 10 मिनट का पूछा है। तो आप क्या करोगे कि 10/60 कर दिया आपने, तो कितना आया? यानी ये 1 1 1 6 बट्टा यानी ये हिस्सा इसका 1 6 कर सकते हैं, 1/6। 18 किलोमीटर प्रति ये घंटे में आ गया अब ये घंटे में 1/6 घंटे हो गए। पॉइंटों में लेने से अच्छा है इसमें करो। फिर आ गया 18 क्योंकि चाल क्या होती है? देखो चाल होती है दूरी बट्टा समय। तो दूरी क्या हो गया? चाल इंटू समय। चाल होता है दूरी बट्टा समय, तो समय उस साइड जाकर क्या हो गया? चाल इंटू समय। चाल कितना है? 18 और गुणा कर दिया 1/6 से, तो 6 3 18 यानी 3 क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर तो ये हो गई अपने पास। 3 किलोमीटर तो ये हो गया अपने पास। यानी 10 मिनट तक हम चले इसकी स्पीड से, तो आपको पता चल गया कितनी दूर हम चले गए। 3 किलोमीटर तो यहाँ जा चुके हैं। आगे देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट तक चल रहे हैं। अब 1 घंटे में आप 60 मिनट, तो 60 का आप 15 के हिसाब से निकालोगे तो देखो 15 चौक 60 तो यानी 1/4 या वैसे निकाल लो 15/60। पूरा तरीका लिखने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट 1/4 करो और इससे गुणा कर दो 36 से। 36 का कितने बार गया? 9 बार। 9 चौक 36 तो 9 आ गया ये। 9 किलोमीटर तो चल गए यहाँ पर। कुल दूरी पूछिए 9 और 3 कितने हो गए? टोटल 12। तो 12 किलोमीटर उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तरीका न्यूमेरिकल्स वाले प्रश्न देखो लॉजिकल होते हैं, जो आपको डायरेक्टली हो सकता है बुक में मिले ना मिले। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवा तो रखे हैं। नंबर जैसे मैथ में नंबर बदलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें तरीका सेम वही लागू होगा, बस नंबरों को थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा आपको। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस वैश्विक उष्णीय योगदान नहीं देती? तो ये देखो अभी जस्ट इससे पहले प्रश्न आया था, उसमें तो कथन वाला या प्रश्न आया था कौन सा नहीं है? सरल सा प्रश्न था वो था। जीवाश्म ईंधन को वो वाला। इसमें पूछा है कि कोई किसका योगदान नहीं है? हमने मीथेन भी बताई थी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बताई थी, लेकिन नाइट्रोजन तो बेचारी कुछ करती नहीं। अगर नाइट्रोजन ही होती तो ये तो 78% है अपने 78.08 लगभग वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस ही नाइट्रोजन है। अगर ये होती तो कब की आग लग जाती अपनी पृथ्वी को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, 0.03। आपको इंटरेस्टिंग बात पता होगी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मान लीजिए बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इंटरेस्टिंग बात देखो ये अपना पर मान लीजिए सूर्य, ये है बुध, ये है शुक्र। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, बुध नहीं है, बुध नज़दीक होके भी। क्योंकि शुक्र ग्रह पे CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। CO2 की अधिकता के कारण हम कह सकते हैं वो गर्म गर्म ग्रह का एक रीज़न बहुत बड़ा है CO2 गैस। अपने 0.03 होने के बाद भी आप देखते हैं हमारे जैसे मान लीजिए चूरू से मैं हूँ, तो वहाँ का एक टेम्परेचर गर्मियों में 50-50 डिग्री सेल्सियस आराम से चला जाता है। 50-55 तक चला जाता है। और सर्दियों में आपको पता है चूरू का टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा है। तो अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में नाइट्रोजन का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इसका एक अक्रिय तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही कम क्रियाशील है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण। बहुत ही कम, ये टूट के क्रिया ही नहीं करेगी जल्दी से। अच्छा पर्सन सेम टू सेम मान लीजिए बुक वाली साइड सेम डायग्राम ही चेप दिए एग्जामिनर ने। पूछा है कि रेखीय गति में नियत चाल को प्रदर्शित कौन-कौन से ग्राफ कर रहे हैं? नियत चाल यानी एक समान चाल से चल रहे हैं बस हम। नियत चाल का अर्थ क्या होता है? एक ही स्पीड से, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। 1 घंटे बाद कितनी दूर पहुँच जाओगे? आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर।
यानी मैं कहूँ फिर अगला 1 घंटे में और कितनी दूर पहुँच जाओगे? आप कहोगे सर मैं हमारी शुरुआती पॉइंट से हम 120 दूर हो गए 120 कैसे? पहले घंटे में 60 फिर घंटे में 60 फिर घंटे में 60 इसे कहते हैं एक समान चाल या एक समान नियत चाल। समान समय में समान दूरी तय करें तो वो नियत चाल है भई। समान समय में समान यानी हम कह रहे हैं एक ग्राफ बनाया मैंने। मैं कह रहा हूँ कि समान ये यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्टेंस आपका जो भी है, जितनी दूर आप जा रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूँ चलो स्मॉल से लिख लेते हैं फिज़िक्स में थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं टी। जितने टाइम की बात हो रही है जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ मैंने लिखा 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा। 1 घंटे में यहाँ सॉरी 1 किलोमीटर नहीं 1 घंटा। 1 घंटा फिर 2 घंटा, 3 घंटे यहाँ पर टाइम बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 कितना हो गया 180 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से चल रहे हैं। अब पहले घंटे में 1 घंटे में 60 तक पहुँचे, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, इसका मतलब जैसे ही 1 घंटा होगा, तो हम 60 किलोमीटर दूरी पर होंगे। अगला 1 घंटा और होगा, मतलब जैसे ही 2 घंटे होंगे, तो हम 120 पर होंगे। जैसे ही 3 घंटे होंगे, तो हम 180 पर होंगे। तो अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचे, 0 से ओ पॉइंट से या 0 वाले कुछ भी मान लो, यहाँ से रेखा खींचे तो इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। यानी समय जितना बराबर-बराबर हर बार इतना गैप है तो यहाँ भी इतना ही है, यहाँ इतना है तो इतना ही है। समान समय में समान दूरियाँ तय कर रहे हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? इसे हम कहते हैं अपनी एक समान चाल। दूसरा एक पॉइंट और देखो, इस तीनों चारों ग्राफ को समझो पहले इस बात को, फिर हम अपने बुक वाले ग्राफ पर आएँगे कि हमारे बुक में दिए हुए ये कोई प्रश्न नहीं है। ये हमारी बुक में सेम ग्राफ ये जो यहाँ दे रखे हैं वो यहाँ भी थे। देखो, हर एक बात को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है आपको? ये बात ये कह रहा है कि आपने शुरुआत में तो बहुत ही बढ़िया काम किया, कैसे? कि यहाँ से यहाँ तक आप गए। अब देखो आगे, अब देखो सिर्फ इसके बाद ये ग्राफ ऐसा होने का रीज़न आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर शुरुआत में तो ठीक चल रहा था काम, जैसे-जैसे समय बीत रहा था दूरी भी बढ़ रही थी। अब देखो एक फिक्स समय आने के बाद दूरी वहीं पर ही है। यानी दूरी तो बढ़ रही है लेकिन समय वहाँ का वही है, समय आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसे तो एक समान चाल नहीं कह सकते क्योंकि समय मान लो वही है, दूरी आपकी फिक्स हो चुकी है वहीं। आगे देखो, दूरी भी बढ़ रही है, कंटिन्यू समय बढ़ रहा है, ये तो है, इसका तो समझ में आता है। अब ये देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है। ये सीधी रेखा ये भी है लेकिन किसके समानांतर है सीधी रेखा? समय के समानांतर, इसके पैरेलल। यानी जैसे समय-समय तो बीत रहा है लेकिन आप पहले भी 120 पर थे तो आज भी 120 पर ही है, फिर भी 120 पे ही है। हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद भी आपकी दूरी समान ही है। दूरी दिखाएगा कौन-सा? ये लाइन और समय दिखाएगी ये लाइन। यानी समय तो बीत रहा है लेकिन कोई दूरी नहीं फिर बढ़ रहा। इसका मतलब एक समान चाल तो नहीं है, ये गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच गया फिर लास्ट ऑप्शन और देखते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि शुरुआत में हमने देखा कि आप यहाँ पॉइंट पे थे शुरुआत से ही। मान लो शुरुआत में आपने शुरुआत ही कर दी 120 वाले पॉइंट से। वहाँ तक तो आप क्या थे? आपका समय नॉर्मल मतलब जो है वहाँ काउंट ही नहीं किया आपने। लेकिन ये उसके बाद जैसे-जैसे समय बीता उसके साथ आपने रफ्तार अपनी पकड़ ली। यानी वो एक प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो गया। तो आगे चलकर उसने भी सेम कौन-सा एक मतलब ले लिया आप कहोगे एक समान चाल वाली कंडीशन ले ली इसने। तो कौन-कौन सी सही है? चौथा भी सही है और साथ में दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार से सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। एक समान गति ये दिखाता है असमान गति स्थिति में परिवर्तन की दर बढ़ रही है। स्थिति में परिवर्तन की दर बढ़ रही है और समय कभी रुकता नहीं है। आप कहोगे सर समय कभी रुकेगा थोड़ी। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो स्पीड है इस ग्राफ की मतलब ये बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा स्पीड तय कर रहे हो। स्पीड बहुत ज़्यादा ये तो स्पीड बढ़ने का निशान है, स्पीड बहुत ज़्यादा घट रही है। समय तो बीत रहा है लेकिन आप बहुत ही कम दूरी तय कर रहे हो। असमान गति स्थिति में परिवर्तन की दर घट रही है। इसमें गति घट रही है, इसमें बढ़ रही है, इसमें एक समान है और ये तो कह रहा है कि आपको वहीं पर क्यों चाहिए समय बीत रहा है बस। इसे विराम अवस्था भी कह सकते हो ये रहा। तो इसमें चलो प्रश्न में कई ऑप्शन है क्या एक साथ? हाँ, ये देखो इसमें होगा कौन-कौन सा? एक तो ये हो गया, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना अनुकूलन है। तो ये डायरेक्ट की डायरेक्ट एज़ इट इज़ लाइन आपको चलो अपने बोलिए लवणोद्भिद पादपों में न्यूमेटोफोर मिल जाएँगे कि ऐसे जो पादप होते हैं सिर्फ़ सूक्ष्म तंत्र पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन लेकर मूल तंत्र की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। ये खास करके देखिए दलदली इलाके होते हैं, उस स्थानों पर उगते हैं। तो इनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं लवणोद्भिद पादपों में। न्यूमेटोफोर्स तो ये शायद ये प्रश्न हाँ, लवणोद्भिद दे रखा है। नेक्स्ट काला हिरण। काला हिरण तो हमारी साइड ये है। चूरू के अंदर ताल छापर है जिसमें काला हिरण पाया जाता है। ये तो जीके का भी मान लो या हमने एनसीईआरटी
ये कुछ स्पेशल रीट स्पेशल नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये टॉपिक अपने एनसीईआरटी से रीट में तो लगता है लेकिन थर्ड ग्रेड में टॉपिक है नहीं। इसलिए टॉपिक को हमने थर्ड ग्रेड की बुक में इंक्लूड नहीं किया, अलग से रीट स्पेशल कुछ नोट्स दिए थे, जो सिर्फ रीट के लिए स्पेशल थे। फ्री अवेलेबल है, आप चाहे तो जी-साइंस एप्लीकेशन पे फ्री डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं इनको। एक मच्छर के पंखों में कंपन का आवर्तकाल इतना दे रखा है, तो आवर्ती बताओ। एग्ज़ैक्ट ऐसा का ऐसा प्रश्न हमारी बुक में था, बस अंतर इतना है कि वहाँ थोड़ा-सा प्रश्न की भाषा आप देखोगे ना, ये देखो, वहाँ दे रखा था, प्रश्न में अपने दे रखा है 0.00 शायद 5 और यहाँ पर मैंने लिख रखा है 0.05। इतना ही अंतर है बस, 0.0 का ही तो फ़र्क है एक, लेकिन उससे फ़र्क उत्तर में देखो कितना बड़ा फ़र्क आएगा। एक ध्वनि तरंग की आवर्तकाल सेम जैसे उस शायद किसका दे रखा है, मत्स्य का दे रखा है, पंख का जो भी है, आवर्तकाल देकर आवर्ती पूछी है, सेम ऐसा सही प्रश्न दे रखा है। और इसमें आप देखोगे ना क्या दे रखा है, तो कितना सरल सा है, मतलब सेम आपको लगभग प्रश्न की लैंग्वेज तक सेम है, बस अंतर इतना है कि भाषा में थोड़ा-सा बदलाव कर दिया। मच्छर में आपने को पूछा है, इसका उत्तर कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है? आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है, अगर आपको पता, आवर्ती जो होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 बटा आवर्तकाल भी कह सकते हैं हम। हमें दिया गया है 0.05 वहाँ दे रखा था, जिस सॉरी अपना वो तो अलग है थोड़ा-सा। यहाँ हमें दे रखा है 1/0.5 यहाँ, तो ये है। तो ये सीधा होकर अपना 2 बार 100/5 हो गया। और अपने वाले प्रश्न में बस अंतर इतना है कि 0.005 दे रखा है। 1/005 करोगे तो आप ऊपर आ जाएगा 1000/5, 5, 10 और 200 उत्तर आ जाएगा 200। यहाँ जैसे 20 हर्ट्ज उत्तर आ रहा है, अपने वाले में 200 हर्ट्ज आ जाएगा। अंतर इतना ही है बस, 200 है क्या ऑप्शन में? ये रहा 200 हर्ट्ज, ठीक है? तो आवर्तकाल आवर्ती पूछे तो आवर्ती बराबर होता है 1 बट्टा आवर्तकाल। 1/0005 आप करोगे तो उत्तर जो कैलकुलेशन करने पर आएगा वो होगा 200 हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रश्न सीधा आता है इसका। रुधिर का थक्का विटामिन के बनाता है, ये प्रश्न तो मैंने आपको कह दिया था टेलीग्राम पर भी कि पढ़ लेना इस सारणी को। गेहूँ में हिल-बट रोग, ये ऐसा प्रश्न है जो मैं कह रहा था आपको, ये 2 ही प्रश्न ऐसे आए हैं, एक तो सरसों वाला और गेहूँ वाला, जो अपने कंटेंट से उसका कोई लेना-देना नहीं है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। एक पर्सन इस बार ऐसा आ गया जो हमारे जी साइंस कंटेंट में नहीं है, हालाँकि इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वो होगा हिमगिरी, हिमगिरी। एक बार शिफ्ट आप थोड़ा-सा चेक कर लेना, शायद आगे-पीछे तो नहीं हो गई शायद प्रश्न को मैंने चेक करते समय। वे वैज्ञानिक कौन-सा था जिन्होंने सबसे पहले चालक तार को प्रभावित, मतलब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय सुई खेल गई थी, तो वो है ओरस्टेड। सीधा-सीधा दिक्सूचक सुई, ऐसा प्रयोग किसने किया था? ओरस्टेड ने सबसे पहले इसके बारे में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित बात बताई थी। 2 घुलनशील द्रव्य मिश्रण को पृथक करने के लिए, यानी 2 द्रव आपस में मिल गए हैं, लेकिन उनको गर्म करने पर एक पहले वाष्प बन रहा है, दूसरा बाद में बन रहा है, तो इस विधि को हम कहते हैं आसवन। तो याद रखना, घुलनशील जो पदार्थ होते हैं, जैसे जल में कोई ठोस घुल गया, उनको अलग-अलग करना है, तो इसके लिए कौन-सी विधि? आसवन विधि काम में ली जाती है। और एक और होता है प्रभाज्य आसवन, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रभाज्य आसवन, जिसमें बहुत ही कम अंतर हो, जैसे मान लो क्वथनांक में, तब प्रभाज्य आसवन काम में लेते हैं। पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से अलग कौन करता है? तो सीधा-सीधा है, इसमें कौन करता है? अपना प्लास्टिड, लवक। जैसे हरित लवक वगैरह पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में नहीं होते लवक। आप कहोगे सर ये वाला रसदानी भी तो हो सकती है। रसदानी देखिए, जो रिक्तिका या रेसल्स आपने सुना होगा, जंतु कोशिकाओं में छोटी-छोटी होती है, लेकिन पादपों में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण उसका केंद्र थोड़ा परिधिक होता है। लेकिन जंतुओं में रिक्तिका तो होती है, लेकिन वो छोटी-छोटी होती है, तो इसके आधार पर हम अंतर नहीं कर सकते। मेन जो अंतर होता है वो या तो हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति होती है ऑप्शन में, या प्लवक होता। और तारककाई जैसे सिर्फ याद रखना, तारककाई सिर्फ जंतु कोशिका में होती है, पादपों में नहीं होती। नेक्स्ट है कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में, ये भी प्रश्न कई बार आता है पेपर में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एक प्रथम एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी, तो वो कवक से बनाई थी, पेनिसिलियम नामक कवक से। तो कौन सा कवक एक प्रतिजैविक के निर्माण में काम में लिया जाता है? पेनिसिलियम। प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन रगड़ने पर निर्नामित हो जाता है। ये तो देखो अपनी जो पूरा टॉपिक शुरू हुआ था जब विद्युत वाला, तो शुरुआत में मैंने कई सारे एग्जांपल और ट्रिक बताई थी आपको कि रेशम और जो प्लास्टिक की ये जो छड़ आती है, उसके अलावा अन्य काँच और सॉरी रेशम की जो छड़ आती है उसके अलावा अपोजिट कर देना लगभग में। पूरे सारे के सारे बता रखे हैं, जिसमें स्पेशली ये यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है देखो, मैंने कहा था ये शायद दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि काँच की छड़ को रेशम पे रगड़ने पे कैसा चार्ज आता है? धनावेश आता है, वो हमने उत्तर किया। यहाँ ये कह रहा है ऋण आवेशित आ जाता है, बात गलत है। और प्रश्न में पूछा है कथन
गलत कथन है, तो गलत कथन सिर्फ दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। प्लास्टिक स्ट्रॉ को जब आप पॉलीथीन के रगड़ते हैं तो उसपे कैसा चार्ज आता है? ऋणावेशित आता है, ये आप देख सकते हो। अन्य छड़ों पर आप देखते हो ऋणावेशित आता है, बाकी प्लस रहता है। कांच पे तो होता है प्लस, बाकी रेशम पर माइनस। अच्छा प्रश्न है मोल कॉन्सेप्ट का। 0.01 मोल N2 का द्रव्यमान है। डिटेल से मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी, वैसे तो एप्लीकेशन पे बहुत बढ़िया तरीके से मोल कॉन्सेप्ट करा रखा है, कि आपको कुछ भी दे दे, आपको मैंने एक सिंपल सा एक चार्ट सा बना के दे रखा है कि ये दे दे तो ये कैसे ज्ञात करें, वो दे दे तो आपको थोड़ा बहुत बस परमाणु अणु भार वगैरह की बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, बाकी आप निकाल सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ पर्सन आपको ये जैसे यहाँ पूछा है 0.1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, और मैंने आपको पेपर में अपनी बुक में करवा रखा है 0.5 मोल N2 का। याद रखना N2 दिया है या सिर्फ N दिया, दोनों अलग-अलग प्रश्न बनते हैं। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है अपने तो, लेकिन ये भी आ सकता था केवल N देकर। इसका फ़र्क क्या पड़ता है देखो, नाइट्रोजन आप कहते हो कितने नंबर पे आता है? 7, 7 का दुगुना हो गया 14। इसका तो हो गया सिर्फ और सीधा 14 ग्राम परमाणु भार, और इसका हो गया 14 का भी डबल करो 28। यानी 1 मोल में हो गए कितने? 28, और पूछा कितने का? 0.8 का। तो इसका आधा कर दो, 28 के आधा क्या पॉइंट लगा दो बीच में, बस वो 2.8 हो गया, 2.8। पूरी प्रोसेस तो मैं किसी और डिटेल से पढ़ाऊँगा एक वीडियो में, यहाँ सिंपल ट्रिक उत्तर बता दिया। प्लाज्मोडियम में जनन की विधि, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है द्विखंडन। अमीबा और प्लाज्मोडियम में मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम क्या पूछा है? सॉरी, प्लाज्मोडियम का पूछा है, अमीबा नहीं। प्लाज्मोडियम का पूछा है, तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन। कौन सा है? बहुखंडन। ठीक है ना? लेशमानिया जो होता है, लेशमानिया डोडोवनी, कालाजार का जो रोग कारक है, वो उसमें पाया जाता है द्विखंडन, अमीबा में और लेशमानिया में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। हाई अपने क्या नाम उसका? पुनरुत्थ भवन पाया जाता है अपना प्लेन एरिया में, और हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है मुकुलन। हाइड्रा में और यीस्ट में भी पाया जाता है मुकुलन। नेक्स्ट सारे प्रूफ देख लेना आप एक बार, कि आपको लगे कि ये बहुखंडन दे रखा है। देखो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन दे रखा है, ये रहा। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन दे रखा है, वो सारा का सारा आपको प्रूफ पेज नंबर भी मिल जाएंगे साथ में। गुजरात के अंदर क्या हुआ था? गुजरात में आ गया था भूकंप। 26 जनवरी 2001 को भूकंप वाली घटना हुई थी, त्रासदी हुई थी। ऐसे-ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप देख लो, आप किसी भी लाइन से एनसीईआरटी से कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर। तो आपको पढ़ते समय चीज़ों का ध्यान भी होना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो कि कहाँ-कहाँ से भी प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर। स्किप करने वाला अगर आप सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी में स्किप कुछ करने लायक चीज़ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है आपका किसी सब्जेक्ट के प्रति, जैसे मान लो मैं खुद पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, खुद के कुछ अपडेटेड कंटेंट इतने सालों में मैंने कुछ एग्ज़ाम्स का ध्यान में रखते हुए कुछ कंटेंटों को अपडेट करते-करते खुद के कंटेंट तैयार किया। एनसीईआरटी की हर लाइन से कंटेंट जुटाया। पीछे के पेपरों में कैसे प्रश्न आए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चनों को अच्छे से देखा, हज़ारों प्रश्नों मतलब जो पेपर्स होते हैं उनमें लाखों प्रश्नों को देखने के बाद ये बुक तैयार की है। तो इसलिए इतना विश्वास के साथ इतने सारे प्रूफ आपको दिखा पा रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना है, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन। तो देखिए एक हार्मोन मैं आपको बताता हूँ, अपनी पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है एक, तो जो जितने भी जीएच हार्मोन वगैरह जो भी पढ़ते हैं, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिछली थर्ड ग्रेड में एडीएच से प्रश्न आया हुआ है वेसोप्रेसिन से। एडीएच, एडीएच हार्मोन जो जल का अवशोषण वगैरह करता है, अपने जल यानी उत्सर्जन को रोकता है एक प्रकार से, और ये है अपना ऑक्सीटोसिन, जिसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है गर्भाशय की भित्तियों में। देखो एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी आपको, गर्भाशय की दीवारों में निश्चित पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर कर बच्चे का जन्म लेने में सहायता उत्पन्न करता है, इसलिए इसे जन्म देने वाला हार्मोन, और माँ और बच्चे का एक बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये दूध स्त्राव को भी प्रेरित, सॉरी, दूध निष्कासन को प्रेरित करता है, ये दूध निष्कासन में सहायक है, इसलिए इसे ये कुछ नामों से जाना जाता है। तो स्पेशली याद रखना, लव ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भ सॉरी अपना बच्चा है उसके जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? गर्भाशय की पेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन, पेटोसिन भी कहते हैं इसे। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जानकारी दे रखी है मैंने, कि जैसे धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि यह धातुओं की अम्लीय प्रकृति के। लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जिनके अम्ल और क्षार दोनों के गुण दर्शाते हैं ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक वाले खास करके। तो धातुओं में ये स्पेशली आपको सीधा-सीधा देखो, ये रहा Al2O3 और ये रहा Al2O3। तो सेम का सेम उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, और मेरे हिसाब से सारी तीनों की तीनों शिफ्टों में आए हुए टोटल मैंने कितने पर्सन आपको करवा दिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके बाद हम चर्चा करेंगे आप मेरे हिसाब से कौन सा पेपर थोड़ा-सा हार्ड लगा मुझे। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं, देखो लेवल 1 में 11 के 11 पर्सन अपने ईजी साइंस बुक से या अपने कंटेंट से दिखा दिए। लेवल 2 के अंदर जो 2 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पेपर हुआ,
टोटल 26-26% आए हैं साइंस के। टीचिंग मेथड के 4-4 ईज़ी प्रश्न थे, बिल्कुल आसान थे, टीचिंग मेथड तो हार्ड आए ही नहीं, बिल्कुल सरल सा कथन वाले से प्रश्न आए सिंपल-सिंपल। ठीक है, कौन-सा अन्वेक्षण विधि वगैरह है, ठीक है, कौन-सा आगमन विधि का है। टीचिंग मेथड की तो हमने एक मैराथन क्लास करवाई थी। सारे के सारे प्रश्न आप कह सकते हो एक मैराथन से एग्ज़ैक्ट प्रश्न है, कुछ अलग है ही नहीं मैराथन में। एक मैराथन जो देख के गया 4 के 4 प्रश्न सही है उसमें। 26 में से 25% यहाँ और 25% यहाँ। यहाँ 11 के 11 लगभग आप कह सकते हो कि लगभग हर प्रश्न आ गया। 1% हम देखिए कोई भी एग्ज़ाम कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो या कितना ही कंटेंट अच्छा क्यों ना दे, तो 1 और परसेंट ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अब तक बुक मँगाई है। अब तक हमारी 14,000 स्टूडेंट्स तक बुक पहुँच चुकी है और हज़ारों विद्यार्थियों का जो फीडबैक है हमारे पास आ चुका है। जिनमें आप टेलीग्राम पर आप देखोगे एक-एक फ़ोटो के अंदर आप ये एक फ़ोटो है इतनी बड़ी, जिसमें बहुत सारी ये आप देख सकते हो स्टूडेंट ने क्या कहा, इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें कैसा लगा, पढ़ने के बाद उनको सच में लग रहा है और एग्ज़ाम देने के बाद कई एग्ज़ाम बीच में हुए हैं, वो देने के बाद कितने परसेंट उनके सही हो रहे हैं। रीट का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर लगभग परसेंट हमारे क सही हो गए साइंस के कारण हमारी पात्रता क्लियर हो जाएगी। अन्य साइकोलॉजी हार्ड आ गई, मैथ्स हमें से कवर नहीं हुई, लेकिन साइंस के कारण हमारी पात्रता क्लियर हुई और साइंस में आपकी इजी साइंस बुक का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी जानकर इतने सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक। पिछली बार हम देखिए एक अनाउंसमेंट और हम करने वाले हैं, इजी साइंस टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करना। 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। अलग सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड के अलावा हम बाकी सब कुछ प्रोवाइड करवाएँगे। साइंस मैथ्स के लिए सब कुछ होगा। जैसे लेवल 1 के लिए आप सब्जेक्ट और जो टीचिंग मेथड वाले पार्ट आते हैं, जो अपने जो भी हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी है, उनके अलावा जीके का पार्ट, आईसीटी, साइकोलॉजी का पार्ट, वो सारा मैटर आपको देंगे टॉपिक वाइज़। हर 6 दिनों से एक टॉपिक देंगे, जिसका आपका टेस्ट लेंगे 7वें दिन और फिर अगले 6 दिनों का टारगेट आपको देंगे। लगभग 6 महीनों का हमारा शेड्यूल चलने वाला है। नीचे आपको मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जॉइन कर लेना। शेड्यूल आज या कल तक आपको अपलोड कर देंगे और लगभग 1 अप्रैल से हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। पिछले टेस्ट सीरीज में 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने उसे पसंद किया। 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने उसे पसंद किया और ये सारे के सारे फीडबैक्स आप देखोगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए हैं। अब तक जितने भी बड़े-बड़े जो यूट्यूब चैनल है, अपने एसके नायक सर ने भी सपोर्ट किया। अपने काफ़ी सारे टीचर सर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट बाय एनके सर हैं। इन्होंने भी एप्रिशिएट किया काम को। तो जिन भी टीचर्स ने इस बुक को देखा है, बिना किसी स्वार्थ के, ना किसी पेड मार्केटिंग के, किसी को 1 रुपया देकर, ये नहीं है कि किसी से कह दिया कि सर आप पैसे ले लीजिए, मेरी बुक को अच्छा बता दीजिए। सारे विद्यार्थियों ने अच्छा फीडबैक दिया जिसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है कि आज लगभग हर एक साइंस के स्टूडेंट के पास ये बुक आपको लगभग देखने को मिल जाएगी। और आज नहीं है तो आने वाले समय में लगभग हर विद्यार्थी अगर कोई बुक सजेस्ट करेगा विज्ञान के लिए, तो मैं पूरा विश्वास कह सकता हूँ ये बात कि ईजी साइंस बुक को ज़रूर वो आपको सजेस्ट करेगा कि ईजी साइंस बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और साथियों आज इस पेपर का विश्लेषण करने के बाद ये बुक वैसे ऑर्डर करने के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। ये कवर पेज है, सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम देखिए चर्चा करते हैं एक बात जो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, नॉर्मलाइज़ेशन क्या है? फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? और कौन-सी शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि किस बच्चों को कौन से को हो सकता है? देखिए वैसे तो नॉर्मलाइज़ेशन के अंदर अगर आप देखें, पिछली बार जब रीट 2000 अपने 22 वाला जो पेपर था, लास्ट रीट वाला जो पेपर था, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन हुआ था। 4 शिफ्ट में पेपर था, जिसमें 1 शिफ्ट को तो चलो निकाल ही दीजिए जो लेवल 1 की थी, 3 शिफ्ट क्योंकि 1 शिफ्ट में पेपर हो गया, उसमें क्या नॉर्मलाइज़ेशन? नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब होता है कि अगर एक पेपर मान लो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, ये 3 शिफ्ट थी ए, बी और सी। ए का पेपर आ गया थोड़ा हार्ड, बी का पेपर जैसे हमारी शिफ्ट थी तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट का पेपर आ गया ईज़ी। यही हुआ था लगभग पिछली बार। अब क्या होगा, एक का हार्ड आ गया, वो कहेंगे सर हमें तो नुकसान हो गया, पेपर हार्ड आ गया। बी वाले कहेंगे हमारा तो ना हार्ड है ना ईज़ी। देखो कहने में हमारी इच्छा नहीं चलती और बोर्ड का एक ऐसा रूल है जो आज तक सही कोई समझ ही नहीं पाया नॉर्मलाइज़ेशन कैसे किया है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान हुआ है। किसी के 4 नंबर कम हो रहे हैं, किसी के 8 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कोई आप फिक्स एक बता नहीं सकते कि ये सूत्र ऐसे काम करता है। किसी को समझ में आया तो मुझे बता देना, आज तक मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा वो कहेगा कि ये तरीका लगा है, इस प्रकार से काम हुआ है। बाकी मैं पूरा बताऊँगा किस टाइप से होती है चीज़ें। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक पेपर हार्ड, एक सरल आ गया, ये आ गया नॉर्मल। अब क्या करेंगे इसको थोड़े से जो इसका पेपर ईज़ी आ गया उसके तो नंबर क्या करेंगे थोड़े से कम कर देंगे। जिसका हार्ड आ गया उसके नंबर बढ़ा देंगे। और जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ था मेरे 131 नंबर थे और नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद भी मेरे 131 थे। कई मेरे साथ वाले थे जिनका नंबर था मान लो 110 नंबर बन रहे थे, उनका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद स्कोर हो गया 105 और कई ऐसे भी हैं जिनके 99 बन रहे थे जिसका स्कोर बाद में 105 हो गया। 5-6 नंबरों तक का भी अंतर। लेकिन एक बात बता देता हूँ, कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी देखने को मिले जो कह रहे थे कि सर हम तो बॉर्डर पर हैं, 90 नंबर बन रहे हैं, क्या होगा नॉर्मलाइज़ेशन से फेल हो जाएँगे।
मेरा देखो पिछली बार का एक्सपीरियंस ये रहा है, जितने भी लोगों का रिजल्ट देखा, जो लगभग बॉर्डर पे है, उनके अंक पता नहीं कैसे प्रभावित ही नहीं हो रहे थे। यानी पास हो रहे थे, रीट पात्रता बोर्ड जानबूझकर शायद पास करा रहा था, चाहे ग्रेस मार्क मान लो, कुछ ही मान लो उसको। लगभग जैसे मान लो पिछली बार ये था 82.5 लाने पर सिलेक्शन हो रहा था, मतलब पास हो रहे थे। साढ़े 82 नंबर कम से कम ओबीसी वगैरह को लाने की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ बोर्ड में चले गए और 82 वाले भी मान लीजिए, आज भी मैं ये कहता हूँ ओबीसी अगर आप हैं और 82 नंबर भी आपके हैं, तो आपकी पात्रता अभी भी पिछले वाले ऑर्डर से आपकी पात्रता भी क्लियर ही है। तो 82 से अधिक ओबीसी के अंदर जिसके भी है उसकी पात्रता क्लियर है, 90 से ऊपर वाले की क्लियर है। रही बात इस बार 2 शिफ्ट में पेपर है लेवल 2 का, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में। अब ज्यादातर देखिए विद्यार्थी है, जैसे साइंस का पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, सिर्फ साइंस के 30 प्रश्नों में, 26 प्रश्नों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया साइंस के पेपर को देखकर, तीसरी शिफ्ट मुझे साइंस की थोड़ी अच्छी लगी दूसरी की तुलना में। लेकिन सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग पूरे पेपर को हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कई विद्यार्थी कह रहे हैं लेवल 2 की साइकोलॉजी बहुत हार्ड आई थी तीसरी की तुलना में। और वैसे तीसरी शिफ्ट को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये भी हम कह सकते हैं कि बाद में एग्जाम होने से थोड़ा बहुत पेपर पहले रात को थोड़ा बहुत समझ कर गए, या इधर उधर से आइडिया हो गया कि पेपर का लेवल क्या है। लेकिन इससे देखिए गवर्नमेंट या बोर्ड इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में हुआ है पहले हुआ है। बोर्ड ओवरऑल कैसे पता लगाएगा? हर एक पार्ट का विश्लेषण किया जाएगा कि ये साइकोलॉजी के 30% है, साइकोलॉजी के 30 है। जिसने हिंदी पहली ले रखी है उसके 30%, हिंदी पहली है 30%। सेंस करते रखी है, इंग्लिश ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग एक ही देखो। अब कई कहेगा सर मैं शिफ्ट तीसरे में था, मेरे 2 नंबर का ही फ़र्क पड़ा है। कई कहेगा मैं सर शिफ्ट तीसरे में था, मेरे 3 नंबर का फ़र्क पड़ा है। उसका रीज़न होगा आपकी लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, पेपर कौन-सा हार्ड था, कौन-सा सरल था, आपने सेस एसएसटी आपकी है या साइंस मैथ्स है, हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। केवल साइंस हार्ड होना, केवल साइकोलॉजी हार्ड होना, एक सब्जेक्ट या एक लैंग्वेज का हार्ड या सरल होने से नॉर्मलाइज़ेशन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। और इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल कर आप आने वाली थर्ड ग्रेड की तैयारी कीजिए। आपका जो नंबर है नॉर्मलाइज़ेशन में मोस्टली आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या होगा? मान लो सपोज़ करो कोई कह भी दे कि सर मेरे 110 बन रहे थे नॉर्मल, 105 कर दिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं एक बात तो आप इस पेपर में 150 में से 150 लेकर आ जाओ या 90 लेकर आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस सर्टिफ़िकेट का। जिसके 82 ओबीसी वाले 82 या जो भी आपकी कैटेगरी में मैंने टेलीग्राम पे या उस पे डाल रखा है, अपनी-अपनी कैटेगरी में आप जिस-जिस नंबरों को क्वालीफाई कर रहे हैं, पात्रता क्लियर कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइज़ेशन हो के 10 घटे 5 बढ़े, आप अगर पात्रता क्लियर कर रहे हैं तो इस बात को दिमाग से निकाल कर आने वाली थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं। 300 दिनों का समय आपके पास है, 300 से भी शायद कम ही बचे अब तो दिन। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है कि हाँ, ये सिलेबस है लेवल 1 का, लेवल 2 से जिससे भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 2 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो 150 क्वेश्चन आएँगे, 300 अंक के होंगे, जिसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग स्पेशली अलग से है, प्रश्नों को गलत करने पर भी। यहाँ पर तो आपको प्रश्न गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग का मामला भी आएगा। ऊपर से इस 150 प्रश्नों को किस प्रकार से बाँटा गया है जीके के अंदर, किस प्रकार से सब्जेक्ट के अंदर, किस प्रकार से टीचिंग मेथड में, किस प्रकार से साइकोलॉजी में, किस प्रकार से आईसीटी में। आपके दिमाग में अंगुलियों में पहली बात तो सारा का सारा सिलेबस होना चाहिए। एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, पूरा का पूरा ज़ीरो लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेरा मानना है आज के लिए आपका टास्क इतना ही है, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल कर दीवार पर चिपका लीजिए, या आपका जो मेन जिस कॉपी या जिस चीज़ को टेबल का यूज़ करते हो, वहाँ होना चाहिए आपके पास। हर समय सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, या उँगलियों पर तो होना ही होना चाहिए कि ये जीके में भी क्या-क्या है। जीके में भी 2 पार्ट आते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या आता है? ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, कल्चर आती है, राजस्थानी लैंग्वेज आती है। बी पार्ट में क्या-क्या आती है? राजस्थान के जल कल्याणकारी योजनाएँ आ गई, राजस्थान के मतलब आरटी आ गया, एजुकेशनल सिनेरियो आ गया, इसी के अंदर अपना करंट अफेयर आ गया, इसी के अंदर अपना पॉलिटी आ गई, इसी के अंदर अपना प्रतीक चिन्ह वगैरह, ये सारा हर एक टॉपिक। ज्योग्राफी में भी क्या-क्या टॉपिक है आपकी उँगलियों पर होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए 30। अब कई विद्यार्थियों को तो मैं मानता हूँ चलो फ्रेशर है, नहीं पता होगा, लेकिन अब आपको जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब आपके साइंस है तो साइंस के 30% आएँगे, और मैथ भी आएगी साइंस वालों को। मैथ वालों के साइंस के 30% भी आएँगे, 30 साइंस वालों को मैथ के भी। यानी टोटल 60% जो आएँगे, जिसमें 30 साइंस के होंगे, 30 मैथ्स के होंगे, और एसएसटी वालों का तो डायरेक्ट सिस्टम अलग ही है। और टीचिंग मेथड में टोटल 10% आएँगे। चाहे 5-5 मान लो दोनों के, या टीचिंग मेथड का लगभग कॉमन सा ही पार्ट है, आप एक साथ भी दोनों को पढ़ोगे। थोड़ा बहुत कुछ एक टॉपिक अलग है, जैसे हमने कंप्लीट करवाया, इसकी बुक पर भी काम कर रहे हैं, टीचिंग मेथड की अच्छी बुक आएगी। साइकोलॉजी के 10% आएँगे, इसके 5% आएँगे। अब आपको इन चीज़ों को पढ़ने में कितना 6 दिनों के अंदर, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी तो 6 दिनों में
ज्योग्राफी में क्या पढ़े, हिस्ट्री में क्या पढ़े, कल्चर में क्या पढ़े, इतना-इतना पार्ट पढ़े कि 6 दिन में पढ़ ले और 7वें दिन पेपर देके खुद का विश्लेषण कर ले कि हाँ, मैंने जो पढ़ा वो उतना समझ में आया, ये मेरी रैंक है, ये मेरे नंबर यहाँ कट रहे हैं, इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर नया टॉपिक दिया जाएगा, उस पे ध्यान दीजिए, फिर 2-3 टॉपिक हो जाएँगे तो एक रिवीजन टेस्ट होगा। तरीके से अगर आप पूरा सिलेबस अगर टारगेट बेस्ड तैयारी करते हैं, तो अगले 6 महीने में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अब मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ कि कितना ही कॉम्पिटिशन हो, कितने ही फॉर्म आए, कितने ही कम पद हो, मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएगा। चलिए, डिटेल के साथ एक सिलेक्शन किस प्रकार से क्या रणनीति हमारी रहेगी, कौन-सी बुकलेट, कौन-सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से कितने-कितने पार्टों में क्या हमारा टाइम टेबल, किस प्रकार से शेड्यूल, हर एक चीज़ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो की अगर मेहनत आपको पसंद आती है, कंप्लीट प्रूफ के साथ आपको चीज़ें दिखाई है, आई होप आपको और भी विश्वास इस चैनल पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।